अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। आज के दिन की अहमियत, इसकी फजीलत, इस पर भी होगी बात, लेकिन कल क्या हुआ और आज क्या होने जा रहा है इसका तस्करा ज़रा पहले जल्दी से कर लेते हैं ताकि तफसील आपको बाद में भी दे सकें। कौमी असम्बली का इजलास हुआ, मरियम नवाज की गिरफ्तारी हुई, मुस्लिम लीग के अरकान ने हंगामा आराई की, शदीद एहतजाज किया और फिर इजलास को मुलतवी करना ही पड़ गया। वक्फा सवालात, इसके बाद बिलावल भुट्टो को जैसे ही ये खबर मिली वो वापस लपके हुकूमत पर शदीद तनकीद की, एहतजाजी वॉकआउट हुआ। फिर उसके बाद में क्या करना पड़ा जी, डिप्टी स्पीकर को इजलास आज तक के लिए मुलतवी करना पड़ गया। ऐसा करना पड़ गया। अच्छा जी, ये हुआ और इसके अलावा आज होना क्या क्या है। आपको ऐसा लगेगा कि हम सिर्फ और सिर्फ शरीफ खानदान की बात कर रहे हैं, नहीं, हम अहम अदालती मामलात की बात कर रहे हैं। नैब ने चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास को भी हवालात मुंतकिल किया था। तो आज इस सिलसिले में अपडेट ये है कि इनको रिमांड के लिए एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। एहतसाब अदालत में रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत होगी। हमजा शहबाज, इनको भी आज अदालत में पेश किया जाएगा। और इसके अलावा लाहौर की इंसदाद मनशियात अदालत में केस की समाअत होनी है और राना सनाउल्लाह को आज अदालत में पेश किया जाएगा। आज ये भी होगा। और कश्मीर से मुताल्लिक आपको बता दें कि हम सफारती ताल्लुकात से मुताल्लिक क्या कर रहे हैं, क्योंकि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी चीन के अहम दौरे पर पहुँच गए हैं और वो अहम रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे और जो कश्मीर की सूरत हाल है, जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, उससे आगाह करेंगे। साथ साथ ज़रा बात कर लेते हैं मौसम से मुताल्लिक भी, और मौसम से मुताल्लिक खबर ये है कि 9 ता 12 ये एग्जैक्टली दिस इज़ द बिग थिंग, क्योंकि कराची समेत सिंध के जो दीगर शहर हैं वहाँ पर बारिशों की पेशगोई की गई है। जो पहले बारिशें हुई थी या तो उस जितनी ही होंगी या उससे थोड़ी सी ज़्यादा होंगी। आज शाम से लेके पीर के सुबह तक ये बारिशें होनी हैं। और बादल तो आपने कल भी देखे ही होंगे, हल्की हल्की हवा भी चली थी और हब्स भी था, यानी बारिश से पहले का मौसम था। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट केस है, उसकी बात भी कर लेते हैं। लॉ स्टूडेंट खदीजा सिद्दीकी, सुप्रीम कोर्ट ने उसी अहम केस में शाह हुसैन की नज़र सानी दरख्वास्त खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में बेंच ने सज़ा बहाली के खिलाफ शाह हुसैन की नज़र सानी दरख्वास्त पर समाअत की थी। अच्छा, इस केस का हल्का सा बैकग्राउंड थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने शाह हुसैन की लाहौर हाई कोर्ट के जो बरियत का फैसला था ना, इसको कलअदम करार दिया था और उनके ऊपर 5 साल कैद की सज़ा थी, इसको बहाल रखा था। इन्होंने, शाह हुसैन ने खदीजा पर वार किए थे खंजर के, और अब इनके वकील कहते हैं कि ये बहुत दिनों बाद खदीजा ने बताया है, तो देखिए शक तो वहीं पैदा हो गया है। तो जब उन्होंने ये कहा था ना, तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जिसको चोट लगती है वो फौरी तौर पर बात नहीं कर सकता। तो इतनी बारीक बात अगर बतानी पड़ेगी तो क्या कहा जा सकता है, कहा जा सकता है। खैर, बढ़ते हैं आगे। और आज नया दिन के लिए कौन से टॉपिक्स लाया है, किससे कराएंगे आपकी मुलाकात, ये आपको दिखाएंगे और बताएंगे नया दिन की टॉप स्टोरीज में। ईद उल अजहा करीब आते ही चाकू छुरियां तेज, कसाईयों ने अपने दाम बढ़ा दिए। मुल्क भर में कसाई अहम तरीन शख्सियत करार। सिंध हुकूमत का प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी का ऐलान। इत्तलाक रवां बरस 1 अक्टूबर से होगा। सूबे भर में प्लास्टिक की थैलियों की तैयारी, फरोख्त और इस्तेमाल, इस सब पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। राजनपुर में नाबीना शहरी मोटरसाइकिल चलाता है, सोदा सल्फ भी लाता है। असगर बीनाई से महरूम होने के बावजूद कई किलोमीटर दूर बेटे को छोड़ने जाता है। दियारे गैर में आबाद पाकिस्तानी को वतन की मोहब्बत खींच लाई। बरतानिया में घर और कारोबार छोड़कर कराची आमद, बच्चों के लिए खुसूसी प्ले कैफे बना लिया। मुहिब्बे वतन जुनैद से मिलवाएंगे आज नया दिन में। हिमालय, हिंदुकश और कराकरम का 23 दिन में 665 किलोमीटर पैदल सफर, हसीन वादियों की सैर करने और किताबें लिखने वाले साद मुनव्वर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। साद मुनव्वर होंगे आज हमारे मेहमान।
नया दिन में कहेंगे खुश आमदीद। और सबसे पहले आपको बताएं कि दौलतमंद लोग दिखावे के तौर पर पार्क खरीदते हैं और पूरा जजीरा अपने नाम कर लेते हैं, लेकिन बड़ा बड़ा अमीरों को जानते हैं आप। ये हमें बताया गया है। लेकिन एक खूबसूरत सा घर, सब्जे में घिरा ये घर नहीं है, ये बेसिकली आतिशफिशा पहाड़ है जो कि अपने नाम आप कर सकते हैं, वो भी सिर्फ $60,000 में। लेकिन घबराइए नहीं जिस तरह आप घबरा गई हैं, ये आतिशफिशा ठंडा हो चुका है। ओह, फिर ठीक है, इसलिए ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं है। इंग्लैंड में जनाब ये, और सिर्फ इसकी कीमत की बात करें 93 लाख रुपए। 93 लाख रुपए में खरीदा जा सकता है। मैं मुतासिर होती जा रही हूँ मैं आपके हिसाब किताब से। और बुलंदी कितनी है जनाब इसकी? 500 फीट है। और अगर इसके आसपास की बात की जाए तो जो 5 एकड़ का एरिया है वो बड़ा दिल फरेब उसका नज़ारा है, क्योंकि इट्स वेरी ग्रीन, लश ग्रीन, और वहाँ पर मुख्तलिफ स्पीशीज़ के दरख्त हैं, इसलिए ये जो माहौल है वो भी खूब बड़ा एक सूदिंग इफेक्ट दे रहा है, और नज़ारा तो है ही शानदार। और अब आपको चंद तस्वीर दिखाते हैं जो आपको ऐसा लगेगा इनमें हरकत हो रही है। ऐसा क्यों लगेगा? आप सिर्फ चंद सेकंड्स, ये देखिए ना, इल्यूजन है, अमेजिंग है, इसको नज़रें जमा कर देखें, ऐसा मालूम होगा कि इनमें हरकत हो रही है, और ऐसा नहीं है। ये तो सिर्फ तस्वीरें हैं। इनमें से किसी भी तस्वीर को सिर्फ 1 मिनट के लिए टिकटिकी बांध के जो है ना आपको देखें अगर, तो आपको चक्कर से आने लगेंगे। आप ज़रा सा गौर करें तो आपको मालूम होगा कि इनमें से हर तस्वीर में ख़ास तरह के पैटर्न्स हैं, और इन्हें बार बार दोहरा कर एक तस्वीर को बनाया गया है। जब भी कोई मंजर हमारी नज़र के सामने आता है ना, तो हमारा दिमाग अपने तौर पर इसकी वजाहत करने की कोशिश करता है, इस पर कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करता है, ताकि वो इसको अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके। रंग, रोशनी और पैटर्न्स की मदद से दिमाग को बाआसानी धोखा दिया जा सकता है, गच्चा, चकमा या जो भी कह लीजिए, और दिमाग आपको ये बताता है कि ये साकिन तस्वीरें। वैसे इनको बार बार दोहराए गए पैटर्न्स की वजह से ये मुतहर्रिक एक पिक्चर आपको लगती है, पिक्चर नहीं लगती, मूवी लगती है, क्लिप लगती है। लेकिन मज़े की बात तो ये है कि ये तो बस एक ठहरी हुई, थमी हुई तस्वीर है। ज़बरदस्त। और देखे ना किस कदर खूबसूरत आपको वो मूवमेंट दिखाई देती है। वैसे मैंने सुना है शुएब, धोखे उमूमन खूबसूरत ही होते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धोखे खूबसूरत होते हैं। अच्छा, लेकिन चलिए हम आपको एक साइकिल दिखाते हैं, और साइकिल ऐसी है कि जो साइकिल बगैर किसी सवार के भी चल सकती है। इमेजिन करें आप दूर कहीं खड़े हैं, आप कहें साइकिल भाई जरा राइट मुड़ जाओ, और साइकिल के ठीक है सर मैं मुड़ जाती हूँ राइट, और लेफ्ट अगर मुड़ना चाहें तो भी मुड़ सकते हैं। ये चाइनीज़ जो रिसर्च है जनाब इस पर हुई, और उन्होंने ये साइकिल बनाई है, कंप्यूटर सिस्टम से मुंसलिक है, और आवाज़ से जो कमांड दी जाती है उसको ये फॉलो करती है और मुड़ जाती है। तो एक वीडियो भी बनाई गई है इसी साइकिल की, जिसमें ये दिखाया गया है कि हाउ डज इट एक्चुअली वर्क। रुक जाओ, खड़ी हो जाओ, साइड में आओ, दूसरी साइड पे जाओ, वापस आ जाओ, ऐसे कर सकते। धनिया लेकर आओ, ये कहेंगे तो लेकर आएगी? बताना पड़ेगा। सब्जी वाले को बताना पड़ेगा। ओके, कि ये आ रही है, इसमें जो आगे से एक छोटा सा वो एरिया है, इसमें आप धनिया या पुदीना रख दो, ये वापस घर आ जाएगी। अब थोड़ा सा ना आगे बढ़ना पड़ेगा। आज के दिन की खुसूसियत है बहुत, इसकी फजीलत है बहुत। मैंने आपसे कहा था कि हम इस पर तफसील से बात करेंगे, तो लीजिए मैं ये बात पूरी किए देती हूँ। आज खाना काबा के ख़िलाफ़ की तब्दीली के रूह परवर मनाजिर जो कि हर साल देखने में आते हैं, आप इनको बगौर देखेंगे और फ़रहत महसूस करेंगे, जज्बा बढ़ जाता है। इस साल भी ऐसे ही हुआ है, यानी 9 ज़िलहज्जा को बैतुल्लाह का गिलाफ तब्दील किया जाएगा। सारे के सारे इंतज़ामात इस सिलसिले में कर लिए गए। गवर्नर मक्का मुकर्रमा ने नया गिलाफ काबा के कलीद बरदारों के हवाले कर दिया। तो हमने बात की गिलाफ काबा किस वक्त? रहमत की बरसात की। बिल्कुल। तो ज़रा बरसात की बात भी करते हैं, और सिंध में होने वाली बरसात की बात करते हैं, क्योंकि सिंध में कुछ इलाके ऐसे जहाँ बारिश हो रही है। लेकिन क्या कराची बारिश के लिए तैयार है? इस पर हम करेंगे आगे चलकर बात, लेकिन कितनी होनी है बारिश उस पर हम अभी बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है मेट्रोलॉजिस्ट जवाद मेमन साहब ने। जवाद साहब, गुज़श्ता रोज़ भी हम गुफ्तगू कर रहे थे सिस्टम से मुताल्लिक के, सिस्टम अभी तो स्ट्रॉन्ग है, अब बताएं कैलकुलेशंस क्या बता रही हैं, ऑब्जर्वेशन क्या बता रही है, सिस्टम कितना आ चुका है सिंध में और कितना स्ट्रॉन्ग है ये? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, कल के अपडेट के हिसाब से जिस तरीके से हमने बात करी थी और इम्कान जाहिर किया था कि सिस्टम में कुछ हद तक कमी हो जाएगी, अब 24 घंटे बाद तकरीबन कुछ इसी तरीके से हो रहा है कि सिस्टम में कुछ हद तक तो कमी आ गई है, लेकिन अभी भी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेजेस में मौजूद है। और कल रात से सिंध के कुछ एरियाज़ में जो है वो अच्छी बारिश की अपडेट मिली है, मीरपुर खास, बदीन, उमरकोट के एरियाज़ में। इस वक्त सुबह जो है वो हैदराबाद से हल्की बारिश की अपडेट्स मिली हैं।
और अब ये सिस्टम अगले 24 घंटे तक सिंध की तरफ काफी हद तक मूव कर जाएगा। इस वक्त ये इंडियन गुजरात रीजन पे मौजूद है। आज क्या बारिश होगी कराची में? काफी हद तक चांसेस हैं, तकरीबन 50 to 60% चांसेस हैं कि कराची में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। और अब आज से लेके मंडे तक ये सिलसिला आहिस्ते आहिस्ते जो है वो जोर पकड़ता जाएगा। यानी आज हल्की बारिश और आहिस्ता आहिस्ता ये बारिश का जो सिलसिला ये तेज होगा। बिल्कुल। तो यानी अगर हम कुछ कैलकुलेशंस आपसे पूछें, जिस तरह पहले भी आपने प्रेडिक्ट किया था कि 50 to 60 मिलीमीटर बारिश उतनी ही हुई थी, तो प्रेडिक्शन क्या है कराची के लिए आपकी? कराची के अगर स्पेसिफिकली इस दफा अगर आप प्रेडिक्शन जानना चाहते हैं कि कितने मिलीमीटर है, तो तकरीबन 100 से 120 मिलीमीटर तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि तो ज्यादा है। ये तो पहले से भी ज्यादा है। बिल्कुल। ओके। और ये आज आप जिस तरह कह रहे हैं कि आज हल्की बारिश मुतवक्किर है, 60 to 65% चांसेस हैं, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो जिस तरह सिस्टम पूरा आ जाएगा तो बारिशें तेज़ होंगी और 100+ मिलीमीटर बारिश होगी, ये आप बता रहे हैं। और ये सबसे ज़्यादा बारिश कराची में ही होनी है या सिंध के और इलाके हैं जहाँ पर इससे भी ज़्यादा बारिश होनी है? कराची समेत सिंध के तकरीबन एरियाज में जो है वो एक ही तरीके से बारिश होगी, क्योंकि ये सिस्टम अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी वाइड स्प्रेड है। तो इसी तरीके से जो है ये लगभग इन्हीं अमाउंट के आसपास जो है वो डिफरेंट एरियाज में होगी। सेंट्रल सिंध में और स्पेशली लोअर सिंध में, जिसमें कराची भी शामिल है, इन एरियाज में इंशाल्लाह अच्छी बारिश हो सकती है। सही। और ये बता सकते हैं कि इन 3-4 दिनों में सबसे ज्यादा बारिश किस दिन होनी है, या अभी नहीं बता सकते? ये डिफाइन करेगा सिस्टम। नहीं, जैसे कल मैंने आपको अपडेट किया था कि इसमें जो पीक इंटेंसिटी होगी इस सिस्टम की वो 10 तारीख की दोपहर शाम से लेके ईद की सुबह तक की होगी। इस दौरान जो है सिंध के तमाम एरियाज में जो है बहुत अच्छी बारिशें और 1 से 2 कराची में भी मौसलाधार स्पेल्स हो सकते हैं। यानी कल शाम से लेकर ईद की सुबह तक बारिशें तेज होंगी कराची में। बहुत शुक्रिया जवाद साहब, साथ अब मौजूद थे। और मौसम से मुताल्लिक जो आपकी पेशगोई है, क्योंकि हमने देखा कि हमेशा दुरुस्त साबित होती है, इसलिए हम बड़ा रिलाय करते हैं आप पे। महकमा मौसमियात ने कराची में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई की है। तो किरण, अब शहरी क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए? खुद काफी कुछ कर रहे हैं, और वो सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जो वो मवेशी लेकर आए ईद कुर्बा के लिए, वो उसके लिए भी इंतजाम कर रहे हैं। जैसे कि कोई जो बिजली के खंभे हैं ना, इनको प्लास्टिक से कवर कर रहा है, और तो और खुसूसी इंतजाम अपने जानवरों को बचाने के लिए भी किए जा रहे हैं। शेल्टर्स बनाए जा रहे हैं। कराची में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई, ऊपर से ईद उल अज़हा की आमद। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत हिफाजती इंतजाम शुरू कर दिए। के इलेक्ट्रिक और सिंध हुकूमत शहरियों की हिफाजत के लिए कुछ नहीं करती, और बारिशों के दौरान करंट लगने से भी बचना है। बफर जोन वालों ने खुद से हिफाजती इंतजाम कर लिए। के इलेक्ट्रिक के पोल्स को प्लास्टिक से कवर कर दिया। ये लो कॉस्ट प्रोसेस है ये, और इससे ये है कि बहुत चीज़ों से प्रिवेंट कर सकते हैं हम लोग, इसको बहुत चीज़ें बच सकते हैं इसके अंदर। उधर शहरियों ने कुर्बानी के जानवरों की हिफाजत के लिए भी इंतजाम शुरू कर दिए हैं। गली मोहल्लों में प्लास्टिक और तरपाल की छतों के शेल्टर्स कायम कर दिए। मूसलाधार बारिश होने के इम्कानात हैं, तो हमने इसको 2 दिन के अंदर 2 बंदों की मेहनत से तरपाल लगाए, ताकि सुन्नत इब्राहिमी के जानवरों को कोई मुसीबत लाहक ना हो, कोई पानी से कोई जरासीम ना हो जाए। शहरी कहते हैं गुज़िश्ता बारिशों से कबल भी सिंध सरकार की जानिब से बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन जब बारिश आई तो इंतजामात का पोल खुल गया। इसलिए बारिशों से बचाव के लिए खुद ही इंतजामात कर रहे हैं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अली हसनैन के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। ये मौसम की बात थी। माहौलियत को बचाने के लिए काफी कुछ हो रहा है, वो भी आपको बताएंगे। और होगा क्या, कौन सा शहर, कितने का कसाई, आगे चलेंगे तो आपको ये बताएंगे भाई। लेकिन अभी हम आपको लेकर चलते हैं फैसलाबाद, क्योंकि ईद की बुकिंग पर कसाब मन माने रेट मांगने लगे हैं। बकरा हो, बछड़ा हो, ऊंट हो, कुर्बानी। ये छुरी से पहले छुरी तेज की, बुगदा तेज किया लोगों ने। क्योंकि कुर्बानी का जानवर तो महंगा लाई है, अब कसाई भी मिल रहा है उसी हिसाब से बड़ा महंगा। यस। तो चलते जरा उस्मान सिद्दीक की तरफ और जानते हैं ये बकरा कितने में ज़िबा होगा, बछड़ा, ऊंट, ये कितने में ज़िबा होगा। उस्मान बताइएगा। चंद रोज बाद जिस शख्स की सबसे ज्यादा डिमांड होगी, फैमिली का हर शख्स जिसके बारे में पूछता, उसके आने का वक्त दरियाफ्त करता नजर आएगा, जिसकी राह में सबकी नज़रें लगी होंगी, उन्हीं शख्सियात के साथ मैं इस वक्त मौजूद हूँ। ईद कुर्बान की आमद है, तो ऐसे में कसाबों को कोई कैसे भूल सकता है, जिनके नखरे, जिनकी डिमांड जो है वो इस वक्त आसमान पे पहुँच चुकी हैं। कसाबों की जानिब से भी ईद कुर्बान के लिए छुरियाँ और बुकते जो हैं उनको तेज़ करने का अमल शुरू कर दिया गया है। फैसलाबाद के बेशतर इलाकों में पहले दिन की बुकिंग का अमल तो मुकम्मल हो चुका है। उनसे ही पूछ लेते हैं कि इस वक्त क्या भाव ताव हैं, क्या रेट लिए जा रहे हैं।
बकरे का ले रहे हैं हम 8 से 10,000 रुपया, बछड़े का ले रहे हैं हम 20 से 25,000 रुपया, ऊँट का ले रहे हैं 30 से 35,000 रुपये। 8 से 10 लोगों का एक कसाब का ग्रुप है जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुन्नत इब्राहिमी के लिए शहरियों के जानवर जो हैं वो ज़िबा करते नज़र आएंगे। जबकि दूसरी तरफ शहरी ये कहते नज़र आ रहे हैं कि उनकी जेबों पे भी ये छुरियाँ चलाई जा रही हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नरक जो हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। कसाब हैं वो ये कहते हैं कि उनकी टीमें ज़्यादा होती हैं, जानवर ज़्यादा ज़िबा करने होते हैं, उनको मुश्किलात होती हैं, इस वजह से जो नरक हैं वो बढ़ाए गए हैं। जी हाँ, यार हमें बता रहे थे ना, ये एक शहर की बात थी, वैसे जगह जगह अपने देश में यही हो रहा है। ईद कुर्बा करीब आई नहीं, चाकू छुरियाँ तेज हो गई और इस सब के लिए तो जनाब दुकानें भी सज गई हैं। कीमतों में 50% तक इजाफा देखा जा रहा है जनाब। और दुकानदारों का ये कहना है कि मार्केट में खरीदारी मामूल से कम है। रिपोर्ट दिखाते हैं। हर साइज की छुरियां मौजूद हैं, तो बुगदे भी कम नहीं। कुर्बानी के आलात को तेज करने के लिए सांड भी घूम रही है पूरे जोर से। अगर कोई चीज कम है तो वो है ग्राहक, जिनको शिकवा है कि इस वर्ष छुरियों, बुगदों और मुड़ियों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है। पहले ये मैं 150 रुपए की पिछले साल लेके गया था कुर्बानी पे, और इस दफा वो 350, 400 यहाँ 500 तक चली गई हुई है। ग्राहक आता है, देख के जाता है, देखता भी है, रेट भी पूछते हैं, पर वो उसकी समझ नहीं आती। पिछले साल जो चीज़ 200 रुपए की जो छुरी 200 रुपए में मिल जाती थी ना, वो अब 300 में मिलती है। छुरियां तैयार करने वाले कीमतों में इजाफे को तस्लीम तो करते हैं, मगर उसकी वजह रुपए की कदर में कमी को करार देते हैं। लोहे का रेट जैसे बढ़ा है, जैसे कोई 5-6 माह में, उस समय कीमतों में भी फर्क पड़ गया है। ग्वाल मंडी में कायम इस मार्केट में न सिर्फ लाहौर बल्कि दूसरे शहरों से भी लोग खरीदारी के लिए आते हैं। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। आगे बढ़ते हैं और एक अहम मामला इसका हम तज़किरा करते हैं। सिंध हुकूमत ने एक बड़ा ऐलान किया है। पहले बता दूं, इसके बाद में एक अच्छे मेहमान भी हमारे बहुत अच्छे मेहमान हैं। बहुत अरसे से हम चाह रहे थे कि वो हमारे साथ हों या हम उनके पास जाएं, तो फाइनली आज वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कौन है बताएंगे बाद में, पहले आपको बता देते हैं कि प्लास्टिक की थैलियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है और इसका इतलाक होगा 1 अक्टूबर से। सूबे भर में प्लास्टिक की थैलियां ना ही इनकी तैयारी की जा सकती है, ना ही फरोख्त होंगी और ना ही इनका इस्तेमाल होगा। मुकम्मल पाबंदी लगाई जाएगी फ्रॉम 1 अक्टूबर। महकमे माहौलियात सिंध ने प्लास्टिक के बैग्स का इस्तेमाल तर्क करने से मुतालिक अब आगाही मुहिम का भी आगाज कर दिया, जिसके तहत अवाम में ये शोर उजागर किया जाएगा कि आप इसको ऑल्टरनेट क्या इस्तेमाल करें। ये जो प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। अब इस सब के लिए इतना कुछ हो रहा है, लेकिन क्या आपको अंदाज़ा है कि इसका नुकसान क्या क्या है? पहले भी बताया था, फिर बता देते हैं इसके नुकसानात के बारे में। महक असलम ने अच्छी रिपोर्ट तैयार की थी, तो एक बार फिर वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और फिर अपने प्यारे मेहमान की तरफ जाते हैं। तो जनाब, प्लास्टिक की थैली 1965 में स्वीडन कंपनी ने दरियाफ्त की थी। 1980 तक इसे आम इस्तेमाल के लिए मुतारिफ नहीं कराया गया था, लेकिन आज इसका इस्तेमाल खतरनाक हद तक बढ़ गया है। अहम बात यह है कि एक प्लास्टिक बैग औसतन 25 मिनट तक इस्तेमाल में रहता है, मगर इसका वजूद खत्म होने में 100 से 500 साल दरकार होते हैं। दुनिया भर में हर मिनट में तकरीबन 10 लाख प्लास्टिक बैग इस्तेमाल होते हैं। अरे ये मत करें, क्या आप जानते हैं कि समंदर में जाने वाला 80% कचरा प्लास्टिक पर मुश्तमिल होता है। यानी 2050 तक समंदरों में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक की थैलियां होंगी। यही नहीं, समंदर में तो प्लास्टिक के जजीरे बनना भी शुरू हो चुके हैं। जुलाई 2011 में पहली बार बैनुल-अक़वामी इदारे ने प्लास्टिक जुलाई मुहिम तैयार की, जो अब हर साल प्लास्टिक फ्री जुलाई चैलेंज की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। तो जनाब, खरीदारी के लिए बाहर जाते वक्त घर से कपड़े या कागज का थैला लेकर जाएं और प्लास्टिक से जान छुड़ाकर माहौल और अपनी जिंदगी को महफूज बनाएं। जनाब मुशीर माहौलियात और कानून सिंध के लिए हमको ज्वाइन कर चुके हैं मुर्तज़ा वहाब साहब। वेलकम टू नया दिन। कैसे आप? बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया, हम ठीक ठाक हूँ। एक दिन की भी आप छुट्टी नहीं लेते, जो चार्ज आपको मिलता है फौरी तौर पे ना, जो जिम्मेदारी आपको मिले आप काम करना शुरू कर देते हैं। ये तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। आप हमें थोड़ा सा बताएंगे, प्लास्टिक के बैग्स पहले दिन से सबको पता है कि नुकसानदेह थे, अब उसके ऊपर कभी पाबंदी लगती है? कहीं सोचा ही नहीं जाता और कहीं कहा जाता है कि हमने इसके ऊपर पाबंदी लगा दी, हम इस सिलसिले में बहुत काम कर रहे हैं। अब कितना मुख्तलिफ होकर के आप लोग चीज़ें कर रहे हैं?
देखिए, वक्त बड़ा थोड़ा होता है और अगर इंसान इस चीज़ को समझ ले तो मैं समझता हूँ हर चीज़ जल्दी होनी शुरू हो जाएगी और इंसान को चीज़ खुद स्टार्ट करनी चाहिए। ये जो प्लास्टिक बैग्स का इशू है, मैं ख़ुद पर्सनली बड़ा इस बारे में पैशनेट हूँ और मैं आपको बताता चलूँ, कानून साजी सारे मुल्क में इसमें माजी में होती रही है, लेकिन उसको इन्फोर्स करना प्रॉब्लम है बिकॉज हमारे यहाँ लोगों का माइंड सेट ये है कि हाँ जी थैली ले लो अपनी कन्वीनियंस के लिए। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मैं दुकान गया दवाई लेने के लिए, दवाई उसने मुझे पेपर बैग में दी, राइट, जो कागज़ का लिफाफा होता है उसमें दे दी, उसके बाद वो थैली में देता। तो मैं हमेशा जाके उसको कहता कि थैली की क्या ज़रूरत है, हाथ अल्लाह ताला ने मुझे दी है, मैं कागज़ का थैला उठा सकता हूँ या जेब में डाल सकता हूँ। आप जूता ख़रीदने जाते हैं, जूता जो है सब पहनते हैं, वो एक कागज़ के डब्बे में होता है, उस कागज़ के डब्बे को आप फिर थैली में डालते हैं। तो मैं सोचता था कि ये वाई हम अपनी थोड़ी सी कन्वीनियंस की खातिर हमेशा इस रास्ते में चले जाते हैं और हम ये नहीं सोचते कि उसके असरात हमारी आने वाली नस्लों पे आने वाले सालों में क्या होंगे। कैसी छोटी छोटी सी बातें हैं ये। लेकिन यही मैं समझता हूँ इंसान को, शहरी को, लेकिन हमको खुद सोचना चाहिए, ये आवाज़ हमारे अंदर से आनी चाहिए। तो मैंने जो ये कैंपेन स्टार्ट की चीफ मिनिस्टर साहब की इजाज़त से, मैंने ये नहीं कहा कि जी हम कंप्लीट बैन पे चले जाएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मैंने कहा सर लेट अस फर्स्ट एजुकेट द पीपल। हमने ये जो इतलाक़ किया है इस चीज़ का वो 1 अक्टूबर से किया और अगले जो 50 रोज़ हैं मैं आप जैसे दोस्तों के थ्रू जगह जगह जाना चाहूँगा, लोगों को एजुकेट करना चाहूँगा, लोगों को समझाना चाहूँगा कि आपकी 15 मिनट की कन्वीनियंस, जैसे आपकी रिपोर्ट में बताया कि इस्तेमाल 15 से 20 मिनट का है, उस 15 से 20 मिनट की कन्वीनियंस में वो 150-200 साल तक आपके सिस्टम में चीज़ आ जाती है, उसको आप डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि हम सबको इसके ऊपर इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत थी। सिंध गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया और सिंध गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि मीडिया के थ्रू, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चों के थ्रू, असातिज़ा के थ्रू, सिविल सोसाइटी के थ्रू इंगेज करें एक दूसरे के साथ और ये अवेयरनेस कैंपेन अगले 45-50 रोज़ चलाएँ और उसके बाद इंशाल्लाह आप इसके मुस्बित असरात देखेंगे। इंशाल्लाह। लेकिन कैंपेन चला देंगे तो कैंपेन्स तो इससे पहले भी हो चुकी हैं। स्कूल्स को भी ले लिया, स्टूडेंट्स को ले लिया, टीचर्स को ले लिया, फैमिलीज़ को बता दिया, मॉल्स में चले गए, ये सब कुछ होता ही रहा है। इसको अब इफ़ेक्टिव कैसे बनाएंगे, क्योंकि इसके लिए ना सिर्फ और सिर्फ बता देना काफ़ी नहीं है, जगाएंगे कैसे? देखिए, 2 चीज़ें हैं, एक तो इसकी इन्फोर्समेंट है और एक मैं जो पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। व्हाट इज़ द हैशटैग, व्हाट इज़ द लोगो, से नो टू प्लास्टिक बैग्स। मैं किसी दुकान में जाता हूँ, मेरे पास ये इख्तियार है कि मैं मना कर सकता हूँ। इसी वक्त भी अगर एज वी स्पीक कराची के ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर शॉपिंग बैग्स भी नहीं मिलते, इनफैक्ट स्ट्रॉ नहीं मिलते, वो पेपर स्ट्रॉ आपको देते हैं। वो अवेयरनेस उन्होंने क्रिएट की हुई है ना। और तो कुछ मॉल्स ऐसे हैं जहाँ पे वो इतने चार्ज करते हैं कि आप लोग खुद कहते हैं ठीक है नहीं चाहिए। एग्जैक्टली। मैं आपको लंदन की एक मिसाल देता हूँ। एक लंदन में मैं रेस्टोरेंट में गया तो किसी ने स्ट्रॉ तलब किया तो वो मायूब लगा उनको, वेटर ने कहा जी वी डोंट गिव स्ट्रॉज। तो मैं पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि हम लोगों के अंदर कहें कि से नो, हम कहते हैं ना से नो टू ड्रग्स, से नो टू करप्शन, से नो टू दिस, तो वाई नॉट से नो टू प्लास्टिक बैग्स, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स फिर कानून हरकत में आएगा और कानून इस तरीके से हरकत में आएगा कि जिस जगह पे आपको वो थैलियाँ मिलते हुए नज़र आएंगी वहाँ पर क्रैकडाउन किया जाएगा। लेकिन हम समझ ये रहे हैं, हम कोशिश ये करें कि हमें क्रैकडाउन की ज़रूरत ना करनी पड़े, लोग वॉलंटरीली ये काम स्टार्ट करें, स्ट्रॉन्ग करें ताकि लोग ये इस्तेमाल ना करें, लोग खुद कह दें कि हमने इस्तेमाल नहीं करना, ताकि प्रोडक्शन ना हो। इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कानून तभी इफेक्टिव हो सकता है जब पब्लिक शेयरिंग हो। ट्रू। लेकिन रियासत और शहरी अगर मिल के काम करेंगे तो हम बेहतर खिदमत कर पाएंगे। हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली कैंपेन लेके आते हैं, प्लांट अ ट्री, आपने दरख्त लगा दिया, दरख्त लग तो जाता है, उसकी निगहदाश्त नहीं हो पाती। तो मैं समझता हूँ जब तक वो ओनरशिप नहीं आएगी, जब तक वो एंगेजमेंट बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन नहीं आएगी, तब तक ये मामले रिजॉल्व नहीं हो सकते। इस नियत के साथ हमने इस चीज़ को स्टार्ट किया है। हम बिल्कुल आपके साथ हैं और हमने तो तकरीबन मुझे लगता है हर वीक में 1-2 बार लाजमी प्लास्टिक बैग्स का जो इस्तेमाल है उस पर हम जरूर बात करेंगे। मैं समझता हूँ इस एक वीक को आप अगले 6 हफ्ते तक बिल्कुल लेकर चलेंगे। थैंक यू। मुझे ये भी बताएं मुर्तज़ा साहब, मैं लियारी गया 2 रोज़ पहले और फिर हमने जो MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शाद साहब, उनको भी लिया, क्योंकि मैंने माहौल वहाँ पर देखा। ठीक है वो MNA PTI के हैं और लियारी के जो मकीन है वो शिकवा करते हैं कि यहाँ पर हमें तो सज़ा दी जा रही है तब्दीली को वोट देने की। सर वाई नॉट पीपल्स पार्टी जाए वहाँ पर और वो गेन करने के लिए कॉन्फिडेंस, वहाँ पर सफाई मंद का हिस्सा बने। हमारा है, कहते हैं गढ़ है आपका।
मैं तो कह रहा हूँ आज भी हमारा घर है और तो अपने घर की सफाई के लिए क्यों नहीं जाते? उनको मैं समझता हूँ कोई सजा नहीं दे रहा, ये तो उन्होंने फैसला ही नहीं किया था, तो फैसला छीन लिया गया। सर उससे पहले हालात ऐसे ही थे, अब ये ना कहें। फैसला जो है ना वो हमने तीर के लिए ही किया, लेकिन हुआ कुछ नहीं, उन्होंने इस बार गुस्से में दिया, वो ऐसा सुना। मैं इख्तलाफ करता हूँ, 25 जुलाई को मैं समझता हूँ उनका फैसला तीर के लिए था, लेकिन फिर फैसले के साथ जो हुआ वो आप सबको पता है। खैर बाहर कैफ, देखिए मैं समझता हूँ कि जो इंसानियत के इशूज़ हैं ना उसके ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए। और अगर हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता कि लियारी वालों ने पीपल्स पार्टी को रिजेक्ट किया, हमें काम नहीं करना चाहिए, तो आप ऐसा कीजिए, अभी अपना कैमरा उठाइए, मेरे साथ चलिए। मैं भी 2 रोज़ पहले लियारी गया था। अच्छा। और मैं आपको बताता हूँ जो उसकी मेन आर्टरी है, मेन रोड जो कि ऑल द वे लियारी से होते हुए, कुतियानो हॉस्पिटल से होते हुए, ककरी ग्राउंड से होते हुए, डेंसो हॉल ली मार्केट तक जाती है, वो पूरी रोड, उसकी पानी की लाइन, सेवरेज लाइन को वापस रीडू करके काम किया गया और आप जाके देख सकते हैं कि आपको नज़र आ रही है वहाँ पे वो काम होते हुए। नंबर 1। नंबर 2, मैं समझता हूँ जो सफाई का सफाई के ऊपर कैंपेन चीफ मिनिस्टर साहब ने, क्योंकि सफाई के ऊपर बड़ी तनकीद होती थी सिंध गवर्नमेंट के ऊपर, बिकॉज हर शख्स हमारे यहाँ कहता है कि जी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेना चाहता हूँ, लेकिन तनकीद होगी तो चीफ मिनिस्टर के ऊपर होगी, सिंध गवर्नमेंट के ऊपर होगी। तो सिंध गवर्नमेंट ने फैसला ये किया जुलाई के पहले हफ्ते में कि जी नाउ वी विल नॉट बेयर विद दिस आइडिया कि लोकल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सॉलिड वेस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। लेट्स स्टार्ट अ कैंपेन और हर एरिया में कराची के सफाई स्टार्ट करें और हम अपने कमिश्नर को, डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस को इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को ये जो कैंपेन चल रही है जरा इसके ऊपर भी फिर कमेंट कीजिएगा लगे हाथों। जी बिल्कुल, मैं ये तमाम चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं कि 4 जुलाई से सिंध हुकूमत ने एक सफाई मुहिम कराची शहर में स्टार्ट की, जिसमें डीसी उसको सुपरवाइज कर रहा था हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और वो लोकल गवर्नमेंट को, सीबीसी को, कंटोनमेंट बोर्ड्स को साथ लेकर चल रहे थे। मैं समझता हूँ उसके बड़े मुस्बित असरात कराची शहर में, और आज आप देख सकते हैं कि बेहतरी है। आइडियल सिचुएशन अभी भी नहीं है, मैं अग्री करूँगा, लेकिन बेहतरी बिल्कुल आई और हम इसी नीयत के साथ आगे चल रहे हैं। और जब फेडरल गवर्नमेंट ने कराची में हालिया बारिशों के बाद अली जैदी साहब ने कहा कि मैं कराची साफ़ करने के लिए आ रहा हूँ, तो सिंध गवर्नमेंट ने इस बात को वेलकम किया, चीफ मिनिस्टर ने इस बात को वेलकम किया, हमारे मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट ने इस बात को वेलकम किया, और हमने कहा आइए मिलकर कराची की सिचुएशन को बेहतर बनाए। वफाक भी अपना किरदार अदा करे, सूबा भी करे, लोकल गवर्नमेंट भी करे, और हम सब मिल के अगर काम करेंगे। वो कह रहे, बात आपकी कट रही है, आई एम सॉरी, वो भी कंप्लीट कीजिएगा। वो कह रहे हैं 14 अगस्त तक हम चीज़ें करके दिखा देंगे। आप ये बताइए कि ये 14 अगस्त आपकी तरफ से भी है या अगले 2, 4, 8, 14 अगस्त लगेंगे इस सब में? ये सवाल आप उनसे पूछें कि 14 अगस्त 2019 की वो बात कर रहे हैं कि नहीं। मैं आपसे पूछ रही हूं। मैं बताऊं तो देखें, एक कोई चीज़ सस्टेनेबल बनाने के लिए उसका सिस्टम होना चाहिए। अब अली जैदी साहब ने अच्छी नीयत के साथ लेट से एक कैंपेन स्टार्ट कर ली कि मैं कराची को साफ़ करना चाहता हूँ, लेकिन आप मुझे बताइए कराची को साफ़ करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो पैसे चाहिए, वो वफाक से लेकर आए, वो पैसे अखराजात कैसे? उन्होंने आखिर में क्या कहा? आखिर में क्या कहा उन्होंने कि मैं कराची वालों से चंदा लूंगा। अब मुझे बताइए ज़रा कि कराची वाले टैक्स भी दें, सब कुछ करें, और आखिर में फेडरल गवर्नमेंट कहे कि मैं आपकी खिदमत करने के लिए आ रहा हूँ, बट मैं खिदमत तब तक नहीं करूँगा। अच्छा है ना, आज अब इतना हंस मुस्कुरा के बात कर रहे हैं। ये बताइए, आजकल आपको भी गुस्सा आ जाता है, आजकल बिलावल भुट्टो साहब को भी बहुत गुस्सा आ जाता है, क्या हो गया? किस बात? बिल्कुल क्विकली बताएं। जो कल देखिए, मैं समझता हूँ कोई शख्स भी जो पाकिस्तान की ईस्टर्न वैल्यूज़ हैं उसको समझता है, जिसके घर में सियासत इनबिल्ट हो, वो समझता है कि औरतों का कितना एहतराम हमारे मुआशरे में किया जाता है। और माजी में ऐसी रिवायात आपको इस मुल्क में बड़ा बुरा सियासी वक्त गुजरा है जब सियासी लीडरान को बड़े इंतकाम का निशाना बनाया गया, लेकिन घर की ख़वातीन को इस तरीके से जेलों में नहीं डाला जाता था। मैं समझता हूँ वो जो उनकी एक नेचुरल रिएक्शन है, वो आई थिंक उनसे वो रिएक्शन निकला। मैं समझता हूँ इंसान को सच बोलना चाहिए। हम सब समझते हैं कि घर की ख़वातीन को अगर अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए निशाना बनाया जाएगा जस्ट बिकॉज वो हुकूमत पर तनकीद करें, ये गलत है। माजी में ये बीबी शहीद के साथ हुआ, फरियाल बीबी के साथ हुआ, अब मरियम बीबी के साथ हो गया। हम समझते हैं अदालत फैसला करे, अदालत सज़ा सादिर फरमाए, उसके बाद अगर किसी को हिरासत में लिया जाएगा, मैं कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन ये क्या एक नई रिवायत आ गई है कि सज़ा होती नहीं है, केस का फैसला नहीं होता, लेकिन हुकूमत फैसला करती है कि नहीं मुझे ये शख्स पसंद नहीं है, इसको गिरफ्तार करो। अच्छा, अब देखिए बातें इतनी सारी थी, वक्त बिल्कुल इतना था, बिल्कुल थोड़ा सा था, लेकिन हम आपको दोबारा भी जहमत देंगे और जो कुछ आप करने जा रहे हैं उसके ऊपर तो हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। एक मैं सिर्फ शुक्रिया आपके चैनल का अदा कर दूं, क्योंकि आपने एक पहले भी स्टार्ट की और आपने पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करने में अपना किरदार अदा किया। मेरी आज भी आपसे गुजारिश है कि सिर्फ इस मॉर्निंग शो में नहीं, अपने चैनल से एक टाइम स्लॉट क्रिएट करें कि हम सारे मुल्क को बता सकें कि एक काम कितना अहम है हमारी आने वाली नस्लों के लिए, हमारे मुआशरे के लिए, हमारी इन्वायरमेंट के लिए। ईद मनाएंगे हमारे साथ? मना लेंगे, निकालेंगे वाकई टाइम निकाल पाएंगे ईद का पहला दिन?
कर लेंगे। पक्का वादा कर रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो वेरी मच मुर्तज़ा साहब, साथ आप मौजूद थे। हमने इनसे कमिटमेंट ले लिया, हमने और लाइव ले लिया ना, अब ये पीछे नहीं हट सकते। चलिए जी, राजनपुर आपको लेकर चलते हैं। बड़ी ही ज़बरदस्त आपको हमने वहाँ से खबर देनी है। एक नाबीना शहरी है और वो मोटरसाइकिल चलाता है। उसने कोई काम करना हो तो भी मोटरसाइकिल पर जाता है, बच्चे को स्कूल छोड़ना हो तो भी उस बाइक पर जाता है। इस पर मैंने रिपोर्ट तैयार की है, इलियास कबूल की रिपोर्ट देखिए। आंखें नहीं फिर भी रास्तों से आशनाई, ना कभी चोट लगी ना किसी को चोट पहुंचाई। ये है मोहम्मद असगर, जो बिनाई से महरूम होने के बावजूद सैकड़ों किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाते हैं। सब काम वाटर वगैरह बनाता हूँ, पानी लगाता हूँ और घास है, भैंसों का चारा डालना और बिजली वाली मोटर पर उतरना भी आराम से उतर लेता हूँ। मोहम्मद असगर को 8 साल बेटा यूसुफ साथ बैठकर रहनुमाई फराहम करता है। लेफ्ट राइट बताता हूँ और ट्रैफिक आ जाए तो मट्टे करवाता हूँ, पीछे दबाव देता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत सफ़र कर चुके हैं, हमें कोई तकलीफ़ नहीं होती। हम दूर के सफ़र कर चुके हैं। मोहम्मद असगर सिर्फ मोटरसाइकिल ही नहीं चलाता बल्कि घर के सारे काम खुद करता है। खाले रकबे के वो खुद बना के पन लगाता है। साइकिल मोटर कमाल की बात, ये साइकिल मोटर चलाता है माशाल्लाह 70 की स्पीड में, 60 की स्पीड में और अपनी साइड पे माशाल्लाह। मोहम्मद असगर बगैर देखे मोटरसाइकिल चलाने पर अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कराना चाहता है। इलियास गबोल, समा, राजनपुर। ज़बरदस्त। तो अभी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ईद से पहले नवाज शरीफ खानदान को बड़ा धचका। चौधरी शुगर मिल्स केस में साबिक वजीर आजम की बेटी मरियम नवाज और कज़न यूसुफ अब्बास को गिरफ्तार कर लिया गया और नैब ने हवालात मुंतकिल किया था। आज उन्हें रिमांड के लिए एहतसाब अदालत में पेश किया जाना है और उनको वहाँ पे पहुँचाया गया है। एक तरफ तो ये हुआ, दूसरी तरफ जैसे ये खबर आई इसके ऊपर रिएक्शन आया। मरियम नवाज की गिरफ्तारी, बिलावल भुट्टो जज्बाती हो गए। लोगों को इसमें कोई अचंभे की बात लगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PML नून की मुश्किल और इतनी कड़ी तनकीद। बिलावल भुट्टो ने कहा पाकिस्तान में ये सब हो क्या रहा है, लड़ना है तो मर्दों से लड़ो, खवातीन को बीच में क्यों लाते हो। तारीख याद रखेगी कि इंसाफ की बात करने वाला क्या कर रहा है। शहबाज शरीफ ने भी मजम्मत की और कहा कि नालायक हुक्मरान कौम को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। एहसन इकबाल कहते हैं मरियम नवाज को गिरफ्तार करके हुक्मरानों ने मोदी का यार होने का सबूत दे दिया। दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी की ईद कुर्बा भी जेल में गुजरने वाली है और रिमांड में 16 अगस्त तक की उनके तौसी कर दी गई है। वैसे मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि अब ऐसे सियासी रहनुमाओं की तादाद बढ़ चुकी है जिनकी ईद पहले हम कहते थे पाकिस्तान में गुजरेगी या नहीं, लेकिन अब इनकी ईद अंदर गुजरेगी, ऐसा ही लग रहा है। इस पर बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है अदनान आदिल साहब ने। अदनान साहब गुड मॉर्निंग। ये गुड मॉर्निंग वैसे किस किस के लिए गुड है? गुड मॉर्निंग दोबारा बात कीजिएगा। ये गुड मॉर्निंग, ये गुड मॉर्निंग किस किस के लिए गुड मॉर्निंग ही है? ये मेरे लिए है और आपके लिए है और मेरे लिए भी है, कौम के लिए है। मरियम नवाज के लिए नहीं है, उज़्मा बुखारी के लिए है। नहीं है। मेरे पास खबर है जी, मेरे पास खबर है उज़्मा बुखारी के लिए गुड मॉर्निंग नहीं है। ये आपको पता है एहतसाब अदालत के बाहर क्या हुआ है? लीगी कारकुन इकट्ठा हुए यहाँ पर, पुलिस ने उनको पीछे धकेलने की कोशिश की। कुछ मनाजिर भी हम नया दिन के नाजरीन को, समा के नाजरीन को दिखा रहे हैं। अदनान आदिल साहब आप भी गौर से देखिएगा, यहाँ पर लीगी कारकुनान एक तरफ, पुलिस एक तरफ, कुछ धक्कम पेल सी हुई और इसके बाद में ये देखा गया कि उज़्मा बुखारी चोट आई है और उनकी हालत थोड़ी सी बिगड़ी है। शुरू में लग रहा था कुछ और, लेकिन मामला निकला क्या, इसी पर बात करेंगे। समा के नुमाइंदे जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद है। जहांगीर खान, पहले तो लोगों को लग रहा था कि वो रो रही है बुरी तरह से, लेकिन बाद में अंदाजा हुआ कि नहीं, उनको चोट लगी है। हुआ क्या है आप बताइए। जहांगीर आपको आवाज आ रही है तो बताइए क्या हुआ, क्या है वाकया ये सारा?
ये देख सकते हैं आप किस तरह से कुछ खवातीन आगे बढ़ रही हैं और आस्तीन भी चढ़ा रही हैं और ये मनाजिर वहीं के हैं। एहतसाब अदालत के बाहर के धक्कम पेलियाँ भी हो रही है बुरी तरह से, ये देखा जा सकता है। मीडिया पर्सन्स यहीं पर मौजूद हैं और अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन जैसे ही आगे जाते हैं, कैमरा मूव करते हैं, फिर उसके बाद में उनको भी धक्के लग जाते हैं। अब कुछ सवालात भी हैं, अगर पुलिस रोक रही है तो क्यों रोक रही है? क्या ऐसा बताया गया था कि रहनुमा आगे नहीं आ सकते? तो अगर तो वो रोक रहे थे तो फिर आगे क्यों बढ़ रहे थे? क्योंकि मनाजिर हम देख रहे हैं कि जो खवातीन थी उस्मा बुखारी थी वो आगे जाने की कोशिश कर रही थी। जहांगीर, आप अगर सुन रहे हैं तो बताइएगा इस वक्त क्या सिचुएशन आपने देखी थी? अदनान साहब के पास से चलते हैं। अदनान साहब, ये मनाजिर भी हम इस वक्त दिखा रहे हैं कि जो खवातीन वहाँ पर पहुंची थी वो आगे जाने की कोशिश कर रही थी, जो सिक्योरिटी एहलकार थे उन्होंने रोका, ये तो कुछ धक्कम पेल हुई और इसी वजह से कुछ जख्मी हुई उस्मा बुखारी साहिबा। देखिए ना, जब आप सिक्योरिटी जो ऑफिसर्स हैं उनकी बात नहीं मानेंगे, उनसे टकराव करेंगे, उनको धक्के मारेंगे, तो जब एक दूसरे से टक्कर लगेगी तो कोई चोट भी लग सकती है। ये तो हमारा कल्चर है। हमारे जो वर्कर्स होते हैं सियासी, ये अपने लीडर्स के आंखों में अपना कद बढ़ाने के लिए, अपने नंबर बढ़ाने के लिए, ताकि जब वो इक़्तिदार में आए तो हमें बड़ा ओहदा मिले, तो इस तरह बहुत ज़्यादा पुरजोश मुजाहरे करते हैं, तो उसके नतीजे में ऐसा होता है। ये तो एक रूटीन की बात है। अदनान साहब, जब खवातीन बाहर निकलती हैं, अपनी वजह से हुआ। अदनान साहब, जब खवातीन बाहर निकलती हैं और ऐसी धक्कम पेल हो जाए या चोट लग जाए, ये ज़रूर का आवाज़ें उठती हैं ये खवातीन पर तशद्दुद हो गया। लेकिन ये जो मनाज़िर हम देख रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ इस पर भी कमेंट करें। उस्मा बुखारी साहिबा ने कोशिश की थप्पड़ मारने की भी, ये मनाज़िर हैं जो हम दिखा भी रहे हैं। सिक्योरिटी एहलकार है, हमारी हिफाजत के लिए, अगर रोक रहा था तो ये रवैया कैसा? मुकदमा बनता है कार्य सरकार में मुदाखलत का कि उन्होंने एक सिक्योरिटी एहलकार को थप्पड़ मारा। ये तो बहुत बड़ा जुर्म है पाकिस्तान के फौजदारी कानून में। असल में जब अब इसके ऊपर डिस्कशन होगी तो ये हिस्सा छुपा लिया जाएगा कि उन्होंने क्या किया। सिर्फ ये कहा जाएगा देखें एक औरत है, उसके ऊपर बड़ा जुल्म हो गया और उसके साथ वो जख्मी हो गई। भाई वो औरत क्या कर रही थी वहाँ पर, ये भी तो आप बताएं ना। अच्छा, अब ये अभी तक नहीं अदनान साहब, देखिए अदनान साहब, रोकने की कोशिश करना, खातून को रोकने की कोशिश करना और फिर अगर उन्होंने हाथ उठाया है तो उसके ऊपर आप खुद बता रहे हैं कि मुकदमा क्या है, फिर उनको जवाब में हिट कर देना, ये तो केस ये तो नहीं बनना था सर। खातून के ऊपर तो किसी भी तरह से ठीक नहीं है और वो कुछ भी है, वो तो आगे बढ़ रही थी ना, उनके हाथ में कोई चीज नहीं थी, डंडा भी नहीं था। कहाँ छुरी? मुझे हक नहीं है जवाब देने का, मैं कत्ल हो जाऊं। उस्मा बुखारी के हाथ में कहाँ छुरी? अदनान साहब आपने कहाँ देखी है बताएं? मैंने ये तो सुना था, खवातीन के मुंह में छुरी होती है, कैंची होती है, हाथ में उस्मा बुखारी के कुछ नहीं है। खातून को मैं डिफेंड नहीं कर रही हूँ, पीएमएल रहनुमा को डिफेंड नहीं कर रही, लेकिन देखिए वाकई यही है जो मैंने बताया। करते हैं, किसी को थप्पड़ मारते हैं तो उनको तो ट्रेनिंग मिली है, पैदा होता है। आप किसी को इख्तियार दिलाएंगे तो वो रिएक्ट तो करेगा। कंट्रोल करे, वो कोई मट्टी का बना हुआ नहीं है, वो भी गंदम की रोटी खाता है, वो कोई ऐसे खिचड़ी हप्पा नहीं खाता है, दूध नहीं पीता है। जब आप उसको मारेंगे थप्पड़ तो वो भी इख्तियार में आएगा, वो भी रिएक्ट करेगा। नहीं, उसको ट्रेनिंग मिली है इसी बात की कि वो इश्तियाल को कंट्रोल करेगा, इसी बात की ट्रेनिंग मिली है। बहरहाल देखिए, अच्छा इस बात की ट्रेनिंग नहीं है, उसको कंट्रोल करते करते कुछ हो गया तो फिर उस पे जिम्मेदार कौन है? अदनान साहब कंट्रोल की हिफाजत करेगा। और अदनान साहब वो देख लेना, वो ट्रेनिंग नहीं है कि ये सारी आग आपकी लगाई हुई है ना, वो देखे तो सही। वो अभी मेरे पे पा दियो, मैं लाइए मुझे अदनान साहब। लेकिन ठीक है किरण, मैं इस बात को बड़ा सपोर्ट करूंगा कि खवातीन पुलिस एहलकार वहाँ पर क्यों नहीं थी, खवातीन को रोकने के लिए खातून पुलिस एहलकार क्यों नहीं थी? ये सीन क्रिएट किए जाते हैं, मीडिया के लिए ये सीन क्रिएट किए जाते हैं, मीडिया के लिए ये सीन क्रिएट किए जाते हैं ताकि ड्रामा हो और हमदर्दी पैदा हो, लोगों में डिस्कशन हो। इनके पास 10-15 लोग हैं, वो इस किस्म के सीन क्रिएट करते रहते हैं। और कोई अगर ऐसा कोई अवामी तायद हो तो कोई 1-2 लाख आदमी तो आए ना। ये 10-15 लोग हैं, ये हर वक्त कोई नया से नया ड्रामा करते रहते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, ये 10-15 लोग हैं, यही आएंगे, यही नया ड्रामा करेंगे, इनको नहीं पता था, पुलिस हुकाम को, पुलिस एहलकारों को नहीं पता था, इनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं था, इतने से तो लोग थे, उन्हें कंट्रोल करना था। किरण, पुलिस ने क्या किया? वो तो रोक रही है। अब अगर हाथ पे काम थी वो बैठ गए तो पुलिस का क्या कसूर है? तो नहीं चलाई इन्होंने तो औरतों पे गोली चला दी थी, हामला औरतों को कत्ल कर दिया था मॉडल टाउन में। ये तो वो लोग अदनान साहब, वो इंतहाई हामला औरतों को कत्ल किया हुआ है, 14 लोग कत्ल किए हुए हैं। आज पुलिस ने गोली नहीं चलाई, पुलिस ने सिर्फ उनको रोकने की कोशिश की, आंसू गैस भी नहीं चलाई। और क्या पुलिस करे आप बताएं? वो इनके हाथ में डंडे दे, आओ हमें मारो,
अच्छा, और तुम अदालत में जाके तोड़फोड़ करो। पुलिस था पुलिस का कि वो अदालत की हिफाजत करे, अदालत के अंदर ना जाने दे, वो फर्ज उन्होंने पूरा किया। अच्छा चलिए, मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए। एक तरफ तो ये हालात हैं और जो कुछ कल हुआ, बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये क्या सारा मामला है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सारा गुस्सा आया है PML रहनुमा के ऊपर। मरियम को पकड़ा गया और ये खबर जैसी बिलावल भुट्टो को मिली तो उनको बहुत गुस्सा आया, बहुत हार्श वर्ड्स का उन्होंने इस्तेमाल किया और उन्होंने बहुत ठीक ठाक रिएक्ट किया। ये सब ने देखा, आप इसको कैसे देखते हैं ये भी बताइएगा। देखिए, उन्होंने अपनी फुफ्फो के ऊपर तो ऐसे रिएक्ट नहीं किया था जब उनकी फुफ्फो गिरफ्तार हुई थी, और ये बिलावल जरदारी अपने नाना की नकल करते हैं। उनके जो नाना जुल्फ़कार अली भुट्टो थे ना, वो भी इस तरह की ड्रामेबाजियां किया करते थे। अब मैं इतनी पुरानी तो नहीं हूँ कि मुझे ये पता होता। मैं जा रहा हूँ, मैं यूँ कर रहा हूँ, हम 1000 साल जंग लड़ेंगे, टका लड़ेंगे। उन्होंने वहाँ पर कहा जी मैं अल्लाह का शुक्र है नहीं सुना, मायदे का राज फाश करूंगा। मर गए लेकिन कभी फाश नहीं किया। ये ड्रामेबाजी जो है ना वो नकल करते हैं। अदनान साहब देखें, अगर आप किरण की बात नहीं सुनेंगे, आप उन्हें इग्नोर करेंगे तो ये काबिले बर्दाश्त नहीं है। और शुएब मेरे साथ ही हैं, हम दोनों फिर उसके बाद में रिएक्ट करेंगे। मेरा काम सबको खुश करना नहीं है, मैं जब अपना मौक़िफ़ बयान कर मत करे ना। देखिए, सवाल तो सुना करें लेकिन। और देखिए बात और सारा झगड़ा मुझसे क्यों कर रहे होते हैं ये बता दें आप मुझे। आज क्या है? आपसे एहतजाज मैं तो नहीं कर रहा था। मैंने तो एहतजाज कहा ही नहीं था। आज आप सोच कर आए ना, मैं सुनने वाला कुछ नहीं हूँ है। असल में बात ये मैंने तो ये लफ्ज ही नहीं कहा। अच्छा देखिए, बिलावल जरदारी जो है ना, उनकी कोई लगता है अच्छी दोस्ती हो गई है मरियम नवाज से। जब हमने उनके साथ उनकी तस्वीरें देखी ना तो बहुत वो शौक से मुस्कुराते हुए एक चाहत के साथ उनके साथ मिलते हैं, एक अच्छी दोस्ती पैदा हो गई है। तो वो मरियम नवाज़ को कल्टीवेट कर रहे हैं कि ताकि मुस्तकबिल में उनकी अच्छी वो पॉलिटिकल उनके साथ शराकत हो सके, इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा रिएक्ट किया है। लेकिन जिस तरह के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए तो क्या उनके लिए मुनासिब था, और किस तरह बाद में पीपल्स पार्टी या नून लीग के लोगों ने बाहर जाके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस डिस्टर्ब की, क्या वो मुनासिब था? अब आज आप बहुत प्रोटेस्ट, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है कि जो उज़्मा बुखारी के साथ हुआ है। उज़्मा बुखारी से मैं बहुत पुराना मेरा ताल्लुक़ रहा है, लेकिन आप ये बताइए कि उज़्मा बुखारी ख़ुद कितनी एग्रेसिव हैं, टॉक शोज़ में भी कितनी एग्रेसिव हैं, और जब वो फील्ड में होती हैं तब भी कितनी एग्रेसिव हैं। ये एक कल्चर है। दुनिया में इतने मुलजिम पकड़े जाते हैं, दुनिया के इतने मुल्कों में प्रेसिडेंट्स को सज़ा हुई है, प्राइम मिनिस्टर्स को सज़ा हुई है, वहाँ कभी आपने देखा कैसा होता हो? इसराइल में प्राइम मिनिस्टर को सज़ा हुई, एक मामूली सी बात है, वो जेल में भी रहे 2-3 साल। ब्राज़ील में हुआ, और दुनिया के जनूबी कोरिया की प्राइम मिनिस्टर जेल में गई। कभी ऐसा आपने देखा? ये हमारे मुल्क में हर जुर्म को जो है सियासत में छुपा लिया जाता है। और अब ठीक है, इनके ये इन्वेस्ट कर रही हैं, ये चाह रही हैं कि आइंदा जब मरियम इक़्तिदार में अगर कभी आएँ तो इनको वफाकी वज़ीर बना दिया जाए। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे इस सिलसिले में। जितना जो भी कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं सिलसिले में हम ज़रूर बताएंगे, और वाकई हमारे मुल्क में काफ़ी कुछ हो जाता है जी, काफ़ी कुछ हो जाता है। यहाँ पर अपोजिशन रहनुमा को गुस्सा आता है और यहाँ पर हुकूमती बेंचों की तरफ से एहतजाज रिकॉर्ड किया जाता है। टेक अ ब्रेक। तो जनाब, नया दिन में नए सिरे से खुशामदीद। और चूंकि बड़ी ईद है और बड़ी ईद बड़े खर्चे लेकर आती है और बड़ा बिजनेस होता है, तो कैसे होता है ये सब कुछ, अब हम जरा करेंगे इसी की बात। लाहौर से हमारा साथ दे रहे बिजनेस रिपोर्टर मोहम्मद लुकमान, और उन्हीं से हम मजीद बात भी कर लेते हैं। कसाईयों ने छुरियां तेज कर ली हैं, अब कमाई कितनी होगी, एस्टिमेशन क्या है, इरादा क्या है, कसाईयों के रेट्स क्या हैं, लाहौर और पंजाब में हो क्या रहा है, इसी सब के ऊपर बात कर लेते हैं। लुकमान, हमें बताइएगा होता क्या है ना, पहले बैल की कुर्बानी के कसाई कितने पैसे मांगा करते थे और अब कितने मांग रहे हैं? हर चीज़ में टैक्स लग गया, डॉलर बढ़ गया, इतने सारे बहाने होते हैं। इस बार क्या है? बिल्कुल, इस दफ़ा भी यही कैफियत है। पिछले साल की निस्बत तकरीबन 25% इंक्रीज़ है। जैसे कि बकरे का भी चल रहा है, जो बुकिंग हो रही है 5 से 6 हज़ार तक हो रही है। यकीनन इसमें बार्गेनिंग भी होगी। इसका जो गाय है वो 12 से 18 हज़ार रुपये तक, ऊँट जो है वो
तकरीबन सबसे महंगा उसका कुर्बानी करना होता है। नहर जैसे नहर करते हैं तो नहर की कीमत जो है वो 28 से 30 हज़ार रुपये तक जो इस वक्त जो मार्केट में चल रही है, यकीनन बार्गेनिंग भी होगी, लेकिन इसके साथ एक मौसमी कसाई भी होते हैं जो कि शायद आधी कीमत पर भी बकरा ज़िबा कर देंगे। और ये जितनी एक्टिविटी है जिसे हम इकनॉमिक एक्टिविटी कह सकते हैं कि इस साल जो है तकरीबन 60 लाख से ज़ायद जो है जानवर ज़िबा होंगे, यकीनन उससे 2 अरब 3 अरब की खाने पैदा होंगी। और जो इकनॉमिक जो एक्टिविटी होगी जो कि रूरल इकानमी में जो जाएगा वो तकरीबन 30 अरब रुपए के करीब जो रकम जो रूरल इकानमी में जाएगी। तो एक ईद उल अज़हा किसी तौर पे भी कोई बुरी एक्टिविटी नहीं है हमारी मईशत के लिए भी। मजहबी तौर के तो उसका मकाम है, माशी तौर पे भी उसका एक मकाम है और यकीनन कसाईयों को भी इससे बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आवाम जो कई दफ़ा जैसे लोग उम्रे और हज के लिए पैसा इकट्ठा करके एक पैसा इकट्ठा करके वो अरेंजमेंट करते हैं, तो इसी तरह कुर्बानी के लिए कई लोग करते हैं। यकीनन जब कुर्बानी का जो खर्चा ज़्यादा होगा तो उनके लिए यकीनन वो उसको महसूस करेंगे। जी सही लुकमान, आप तो हमें अपडेट कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त हम नाज़रीन को ये भी बता दें कि हम स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं बिल्कुल यहाँ पर किस शहर में क्या रेट है, तो आप नोट डाउन करते जाइए। पहले दिन का रेट क्या है, दूसरे दिन का क्या है, तीसरे दिन का क्या है, बकरा बैल ऊंट रेट क्या है। और अगर कसाई ज़्यादा मांगे तो आप पीछे पहुंच जाएं उसके कि भाई रेट तो इतना है, आप ज़्यादा क्यों मांग रहे हैं। तो लेट्स सी अगर आपने उसे मना लिया तो आपके कुर्बानी का जानवर ज़रा उसी रेट में ज़िबा हो जाएगा। तो हम आपकी मदद कर रहे हैं जनाब इसी सिलसिले में कि बकरा कैसे बनेगा, बैल कैसे गिरेगा, गाय को कैसे बुलटाएंगे, ऊँट कैसे नहर करेंगे। और आप समझ रहे हैं इस बात को कि कसाईयों के बारे में हमारी मालूमात कितनी है। सिर्फ और सिर्फ इतना नहीं है कि हम आपको रेट्स बता रहे हैं, हम आपको दीगर मामला भी बता रहे हैं। छुरिया तेज़ है और कितनी तेज है, मईशत को कितना सहारा इस सब में मिलता है, हमने आज ये सब कुछ बताया। ये सब कुछ बताया जनाब, लेकिन ईद उल अज़हा जब करीब आती है तो एक माजरत के साथ एक कंफ्यूजन सी फैल जाती है। बिल्कुल जी, ये हमने आपको ना बताया कि पानी चाहिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक कंफ्यूजन है। ईद उल अज़हा करीब आते ही कंफ्यूजन फैल सी जाती है। इस पर हम तस्करा कर लेते हैं कि एक सवाल होता है किस शख्स पर कुर्बानी फ़र्ज है और किस पर नहीं है। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने मुफ्ती ज़ुबैर से रब्ता किया और जानने की कोशिश की कि कुर्बानी का फरीज़ा किस पर फ़र्ज है, क्या है उनकी राय आपके सामने रखते हैं। कुर्बानी शरअन हर उस मुसलमान आकिल बालिग पर लाजिम और ज़रूरी है जिसकी ज़ाती मिल्कियत में 52.5 तोला चांदी या 52.5 तोला चांदी के बक़दर नकद रकम या इतनी मालियत का ज़रूरत से ज़ायद साजो सामान, इतनी ही मालियत का माल तिजारत मौजूद हो, या कुछ सोना, कुछ चांदी, कुछ नकद रकम, कुछ माल तिजारत सब मिला कर, इसी तरह कुछ ज़ायद साजो सामान, इन सब को मिलाकर अगर किसी की ज़ाती मिल्कियत में 52.5 तोला चांदी की मालियत के बक़दर रकम बनती हो तो उस मुसलमान आकिल बालिग पर शरअन कुर्बानी लाजिम और ज़रूरी है। सादा और आसान लफ्ज़ों के अंदर आजकल 52.5 तोला चांदी की मालियत पाकिस्तान के अंदर बन रही है 57,750 रुपया। गोया 57,750 रुपये जिसके पास हो या इतनी मालियत का सोना चांदी या नकद रकम या माल तिजारत या ज़रूरत से ज़ायद साजो सामान मौजूद हो, उस पर क़ुरबानी शरअन लाजिम और वाजिब शरअन ज़रूरी है। चुनाचे अगर घर के अंदर वालिद के पास ज़ाती मिल्कियत है तो वालिद पर लाजिम है, और अगर वालदा यानी शौहर की बीवी है और उसके पास इतना जेवर मौजूद है जो 57,750 रुपये के बक़दर बनता है तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब है अगर सोना चांदी का जेवर मौजूद है। इसी तरह घर के अंदर कोई आकिल बालिग अफराद मौजूद हैं तो वो जो आकिल बालिग अफराद हैं अगर उनकी ज़ाती मिल्कियत के अंदर 57,750 रुपये मौजूद हो तो उनमें से हर एक पर अलहदा कुर्बानी करना शरअन लाजिम और ज़रूरी। तो खुद किस पर फ़र्ज़ है, इस पर वो रोशनी डाल रहे थे और वो इस वक्त हज की अदायगी के लिए मक्का में मौजूद हैं और आज उनका सफ़र मिना के लिए होना है। हम बड़े शुक्रगुज़ार हैं किरण उनके कि वो कुछ वक्त निकालते हैं और जिस मौजू पर हम उनसे गुफ्तगू करना चाहते हैं वो उस पर रोशनी डालते हैं। अपनी इबादत में भी उन्होंने इस बात का लिहाज रखा है कि जितना इल्म उनके पास है तो अगर कोई उनसे सवाल कर रहा है, अपनी प्रॉब्लम दूर करना चाह रहा है तो वो उसको जवाब दें। और हज से मुताल्लिक़ तो उन्होंने हमें बताया ही, हम कोशिश करेंगे कि ईद पर भी हमारा साथ हो, ईद पर भी हम ज़रूर उनसे
कुछ न कुछ अपना इल्म बढ़ा सकें, अपनी जो प्यास है ना उसको कम कर सकें। तो ये तो ईद कुर्बान की बात थी, कुर्बानी की बात थी। आपको पता है आज़ादी यूं ही हाथ नहीं आती, आज़ादी बड़ी कुर्बानियों के बाद मिलती है। इसीलिए तो जितने लोग जश्न आज़ादी मनाने का उतने ही तरीके। और बड़ा ख़ास शख्स, उसका ख़ास अंदाज़ हम आपको दिखाते हैं, बल्कि शाहीन शहज़ादी हमें उससे मिलवाएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। जैसे जैसे ज़िंदगी का सफ़र कटता जाए, हुब्बुल वतनी का जज्बा बढ़ता जाए। मिलिए आप भी फैसलाबाद के एक ऐसे बुजुर्ग पेंटर से जो वतन से मोहब्बत का इजहार और कायद से मोहब्बत का इजहार हर साल माह आज़ादी में उनकी तस्वीर बनाकर करते हैं। काश क़याद-ए-आज़म जिंदा होते तो उनको मैं बार बार पोर्ट्रेट उनके पेश करता। मेरा नाम मोहम्मद शफीक आर्ट है। उम्र मेरी 70 साल है। 55 साल से इस फन मसवरी से वाबस्ता हूँ। बचपन से ही मैं कोले से ना दीवारों पर ड्राइंग करता था और मेरा शौक था, जो जज्बा था, अंदर जुनून था। हमारे जो हीरो है उनके पोर्ट्रेट बनाऊँ। क़याद-ए-आज़म के को 10,000 के करीब पोर्ट्रेट बना चुका हूँ। क़याद-ए-आज़म की शादी की तस्वीर भी बनाई है मैंने। पूरी ज़िंदगी का हाल व हवाल जो है ना क़याद-ए-आज़म का, वो मैंने स्केचेस बनाए। कायद-ए-आज़म को देखा तो आपने है नहीं, तो उनकी तस्वीरें कैनवस पर कैसे उतार लेते हैं? अपने कैद का फेस जो है ना बार बार बनाने से ये हिफज हो चुका है। क़याद-ए-आज़म का पोर्ट्रेट को 15-20 दिन के करीब लग जाते हैं। क़याद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो फेस के कलर है वो आप तस्वीर में जो कलर बढ़ते हैं उससे मुख्तलिफ होता है, क्योंकि क़याद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का रंग गोरा था। शौक कलर नहीं होता, बहुत सादगी वाला कलर होता है। क़याद-ए-आज़म जिंदा होते तो वो मेरी कदर बहुत करते हैं। वो खुश होते हैं कि ये मेरे कदरदान है। इस उम्र में मुझे वो घर बैठे हुए तरजीह देते हैं, अल्लाह अल्लाह करो और तुम्हारी हम खिदमत करेंगे। तो मेरी खिदमत कर रहे हो, मुल्क की खिदमत कर रहे हो, मैं तुम्हारी खिदमत करूँगा। जब तक मैं जिंदा हूँ अपने कैद की, जब भी दिन आएगा एक पोर्ट्रेट जरूर बनाऊँगा। क्या बात है, क्या कहा है, अल्लाह इनको सलामती दे। और इनका इस उम्र में, अरे भाई बचपन से इस उम्र तक पहुंचेंगे और एक ख्वाहिश आपके दिल में ज़रूर होगी, कायद-ए-आज़म अगर आज जिंदा होते तो हम उनसे ज़रूर मिलते। हर पाकिस्तानी ऐसा सोचता है। और इकबाल की बात भी करते हैं, अल्लामा इकबाल की बात भी करते हैं। उनके शहर आपको ले चलते हैं, सियालकोट। और इकबाल मंजिल में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, शहजाद अहमद। क्या है वहाँ का माहौल, ज़रा उन्हीं से जानते हैं। जी शहजाद। जी बिल्कुल, सियालकोट में भी 14 अगस्त की तैयारियां बड़े जोशो जज्बे के साथ जारी है। बड़े क्या छोटे क्या सभी जश्न आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इल्लामा इकबाल की जय पैदाइश इकबाल मंजर में, जहाँ पर इकबाल मंजर को बड़े ही खूबसूरत अंदाज से सजाया जा रहा है। झंडियाँ लगाई जा रही हैं, कौमी परचम लगाए जा रहे हैं, फिर बरकी कुमकुम जो है वो लगाए जा रहे हैं। बहुत खूबसूरत अंदाज से नौजवान और बड़े सभी जो है इसको सजाने में मसरूफ़ हैं। आप ये देख सकते हैं कि नौजवान लगे हुए हैं, यहाँ पे झंडियाँ लगाई जा रही हैं इकबाल मंजर में। और इसके साथ अगर आप इधर जाएं तो आप देखें यहाँ पे सफ़ेद और सब्ज़ रंग के जो बलून हैं वो भी लगाए जा रहे हैं। हर एक में बहुत ज़्यादा जज्बा है, क्योंकि इल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जो है वो तस्वुर पाकिस्तान दिया था, तो इस घर को लेके सबकी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। और जब भी जश्न आज़ादी आती है, 14 अगस्त आता है, तो इकबाल मंजर को खसूसी तौर पर 6-7 रोज़ पहले ही तैयारी करनी शुरू कर दी जाती है, इसको सजाना शुरू कर दिया जाता है। हम इनसे बात करते हैं। अच्छा भाईजान, आप, मैं देख रहा था काफ़ी देर से आप इकबाल मंजर को सजा रहे हैं। जी, हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि हम इकबाल मंजिल को सजा रहे हैं। हमारा टारगेट है 2 दिन में हम यहाँ झंडे भी लगाएंगे, झंडियाँ भी लगाएंगे और इंशाल्लाह एक बहुत ही अच्छी किस्म की सजावट करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत सजावट का आज़म है। हम इनसे बात करते हैं। जब भाईजान आप बलून लगा रहे हैं, मैंने देखा आपको पसीना भी काफ़ी है, गर्मी में आप लगे हुए हैं, और मैंने देखा बाहर भी झंडे लगे हुए हैं, अंदर झंडियाँ लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। जो हम ये खूबसूरती और जो डेकोरेशन कर रहे हैं, ये लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की, उन्हीं की वजह से मुझे ये आज़ाद मुल्क मिला है।
तो आज हमें चाहिए कि हम फ़लसफ़ा इकबाल पे चलते हुए हमारी कामयाबी का राज भी इसी में है। जी बिल्कुल, फ़लसफ़ा इकबाल को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम उनके अफ़कार को अपनाएंगे तो यकीनी तौर पे कामयाबी और कामरानी हमारे जो है वो कदम चूमेगी। अच्छा भाईजान, आप निगरान है इकबाल मंजर के, हर 14 अगस्त को बड़े खूबसूरत अंदाज से यहाँ इख्तिमाम किया जाता है स्पेशल। अल्हम्दुलिल्लाह जो ज़िंदा कौमें हैं वो अपनी यौम आज़ादी को खूबसूरत तरीके से मनाते हैं, और इकबाल तो हमारे वो शायर हैं, वो रहनुमा हैं जिन्होंने हमें आज़ादी की नेमत दी। जी बिल्कुल, इलामा मोहम्मद इकबाल जो है वो 14 अगस्त से बहुत ज़्यादा मंसूब हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की अटैचमेंट है इकबाल मंजर के साथ। 14 अगस्त को यहाँ ना सिर्फ सियालकोट बल्कि गिरदोनवार और खसूसी तौर पर बैरून मुल्क से भी लोग स्पेशल जश्न आज़ादी वाले दिन यहाँ पे आते हैं, और इसलिए भी इकबाल मंजर को बड़े खूबसूरत अंदाज से सजाया जाता है। इकबाल मंजर में जो मेरे पीछे कमरा है वहाँ जो जाए बदाइश है इकबाल की, उस कमरे को भी बड़े खूबसूरत अंदाज से सजाया गया है। सबसे हलाली परचम जगह जगह वेज़ा किए गए हैं और बहुत ज़्यादा जोशो खरोश पाया जा रहा है इस जश्न आज़ादी को लेके। जी शुक्रिया शहजाद, आप इकबाल मंजिल से हमें रिपोर्ट कर रहे थे और जो वहाँ की तैयारियाँ हैं उससे मुताल्लिक आप हमें बता रहे थे। अब ज़रा नाज़रीन को हम लेकर चलते हैं ट्विन सिटीज़। रावलपिंडी की सड़कें भी आपको दिखा देते हैं जहाँ पर बड़े बड़े सब्ज़ हिलाली परचम मौजूद हैं। यहाँ पे जो स्टॉल्स लगाए गए हैं, यहाँ पर ख़वातीन के लिए चूड़ियाँ, मर्दों के लिए बैजेस। क्यों, तो क्या बैजेस ख़वातीन नहीं ले सकते? उनके लिए बैजेस हैं, बिल्कुल हैं। लड़कों के लिए मास्क भी और बच्चों के लिए बाजे भी मौजूद हैं। अल्लाह, इनको तो मार्केट से फ़ौरन ख़त्म कर दिया जाए। ख़त्म कर दिया। उमर आसिफ की तरफ चलते हैं। उमर, क्या माहौल है रावलपिंडी का? जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान की 73वीं यौम आज़ादी का मौका है। इस मौके पे पिंडीवाल भरपूर तैयारियों में मसरूफ़ हैं। अगर देखा जाए तो रावलपिंडी में अंदरूनी शहर और ख़ासकर जो रावलपिंडी की मरकज़ी शाहराह है मई रोड, इस पर भरपूर तरीके से स्टॉल्स लगाए गए हैं। पूरी शाहराह पे बड़े बड़े सब्ज़ हिलाली परचम मौजूद हैं। बच्चे, बड़े, ख़वातीन हर एक जो है ख़रीदारी में मसरूफ़ है। यहाँ पे देखें तो मुख्तलिफ़ वैरायटी के बैजेस मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ जो साइज़ है उसमें सब्ज़ हिलाली परचम भी मौजूद हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ अंदाज के हॉर्न्स भी मौजूद हैं। ख़वातीन के लिए खासकर जो है परचम के रंग के चूड़ियाँ भी यहाँ मौजूद हैं और बैजेस भी मौजूद हैं। यहाँ पे हर उम्र का बंदा जो आ रहा है, ख़रीदारी कर रहा है, उसका यही कहना है कि दिल से जो 14 अगस्त मनाए जा रहे हैं। मैंने भी 14 अगस्त की तैयारी के लिए, यौम आज़ादी की तैयारी के लिए एक टोपी और बैज जो है इसकी ख़रीदारी की है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनका कहना है कि ये जो स्टॉल लगा के बैठे हैं, यहाँ पे जो चीज़ें रख के बैठे हैं, ये नाम सिर्फ सेल के पर्पज़ से ही नहीं बल्कि अपने जज्बे का इजहार करने के लिए भी मौजूद हैं। मुख्तलिफ अंदाज के बैज, मुख्तलिफ अंदाज के बैंड, यहाँ पे दीगर चीज़ें मौजूद हैं। और जिस तरह जो है यौम आज़ादी करीब आता जा रहा है, पिंडी वालों का जो जोश है जो यौम आज़ादी के लिए वो भी बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे हमने एक और चीज़ भी देखी कि यहाँ पे मुख्तलिफ तरीके के हॉर्न भी मौजूद हैं जो कि परचम के रंग में रंगे हुए हैं। वो भी यहाँ पे लोग बड़े खासकर नौजवान लड़के उनकी ख़रीदारी बड़ी शौक़ से करें। इन सबका यही कहना है कि जो सबसे पहले पाकिस्तान है तो उनके लिए सब कुछ है। उनका ये भी कहना है कि वो रेट वगैरह नहीं देखते, वो आ रहे हैं, चीज़ें ख़रीद रहे हैं ताकि भरपूर अंदाज में यौम आज़ादी मना सकें। जी उमर, बहुत शुक्रिया, आपने सिलसिले में अपडेट किया। टोपी आपकी अच्छी थी, मैं बता रही हूँ आपको। सही आपने चूज़ कर ली। तो भाई पेशावर की बात कर लेते हैं। पेशावर का किस्सा खानी बाज़ार, यहाँ आज़ादी के रंग भरपूर तरीके से दिखाई दे रहे हैं। शहरी आ रहे हैं अपने बच्चों के साथ में और जश्न आज़ादी की मुनासिबत से सामान ख़रीद रहे हैं। और ऐसा लग रहा है 14 अगस्त अभी आई नहीं, 14 अगस्त तो आज ही है, अभी ही है। मज़ीद बात होगी इसी सिलसिले में सज्जाद हैदर से। सज्जाद हैदर, बताइए ना, ये सब्ज़ा, ये हरे रंग की बहार। जी बिल्कुल, हम इस टाइम यहाँ पर पेशावर के तारीख़ी किस्सा खानी बाज़ार में मौजूद है और 14 अगस्त जो कि आने वाली मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह यहाँ पर पेशावर में भी जो है इसकी तैयारियाँ जो है ज़ोर शोर से जारी हैं। इस टाइम हम यहाँ पर किस्सा खानी बाज़ार में मौजूद है और यहाँ पर कोई ऐसी दुकान नहीं है जहाँ पर जो है जश्न आज़ादी के मौके पर, 14 अगस्त के मौके पर कोई पाकिस्तानी परचमों का इंस्टॉल जो है ना लगाया गया हो। पूरे किस्सा खानी बाज़ार को भी जो है पाकिस्तानी परचम लगा के जो है सजा दिया गया है और यहाँ पर इंस्टॉल भी सब दुकानों ने तकरीबन
तकरीबन लगाए हैं। स्टॉल में जो है मुख्तलिफ़ किस्म की टोपियाँ, बैजेज़, हेयर बैंड, ऐनक, इसके साथ साथ बच्चों के कपड़े भी 14 अगस्त को जो है पाकिस्तानी झंडे के सब्ज़ और सफ़ेद रंग में जो है वो भी दस्तियाब है, वो भी फ़रोख्त किए जा रहे हैं। और यहाँ पर लोग जो है बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं। किस्सा खानी बाज़ार अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं और यहाँ से वो जो है जश्न आज़ादी के लिए जो है शॉपिंग कर रहे हैं। यहाँ पर बाइक वाला हो, गाड़ी वाला हो, ये साइकिल वाला, वो भी यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर जो है उनके लिए भी फैसिलिटीज़ मौजूद है। वो दुकानदार जो है उनके लिए बाइक, गाड़ी या साइकिल जो है वो भी यहाँ पर सजाते हैं, उस पर भी झंडा आवेज़ा जो किया जाते हैं। और पूरे किस्सा खानी में भी जो है इस टाइम ऐसा ही लग रहा है कि आज 14 अगस्त है और आज ही यहाँ पर जो है तैयारियाँ भी जारी हैं और 14 अगस्त भी लोगों की जानिब से जो है मनाया जा रहा है। ज़बरदस्त। सज्जाद, आप अपडेट कर रहे थे कि सखानी बाज़ार से, बहुत शुक्रिया। ज़रा कराची की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि कराची वाले पीछे रह जाएं ऐसा तो हो नहीं सकता। कोई भी इवेंट हो, कराची वाले सब पर ले जाते हैं बाजी। मसरूफ़ तरीन शारा, मेन आर्टरी ऑफ कराची, शारा फैसल, यहाँ पे क्या माहौल है जनाब? कि मीनार पाकिस्तान, ज़ियारत रेजिडेंसी, मज़ार क़ायद, इनके मॉडल्स रखे गए हैं। हमारे नुमाइंदे अली हसनैन आपको दिखाते हैं कि शारा फैसल का मंजर क्या है इस वक्त। जी हाँ, जश्न आज़ादी, यौम आज़ादी पाकिस्तान बस करीब ही आ पहुँचा है। और ऐसा कैसे ना हो कि पाकिस्तानी कौम अपने यौम आज़ादी पर खुश ना हो, सेलिब्रेशंस ना करे और पाकिस्तान को खूबसूरत तरीके से सजा ना दे। इस वक्त हम शारा फैसल में मौजूद हैं। कराची की मशहूर शारा है, जहाँ पर देखा जाए, मेरे साथ कैमरामैन फरहान अगर दिखाएँ तो फैसल मस्जिद, बाब खैबर और पाकिस्तान के जो आइकन्स हैं, मीनार पाकिस्तान, मज़ार क़ायद, इन सब से जो कराची के शारा फैसल है उसको सजा दिया है। साथ साथ ज़ियारत रेजिडेंसी के भी मॉन्यूमेंट बनाया हुआ है, परचम लगाए गए हैं, सब जलाली परचम हवा में लहरा रहे हैं। हर कोई यहाँ पर आ रहा है, उसका जज्बा हुब्बुल वतनी जो है वो अपने जज्बा हुब्बुल वतनी का इजहार कर रहा है। लोग बहुत खुश हैं यहाँ पर जो आ रहे हैं, वो इन मनाजिर को अपने कैमरों में अक्सबंद कर रहे हैं ताकि ये जो मनाजिर हैं ये सदियों तक, सालों तक उनके साथ रहें, उनके साथ महफूज कर लें। बच्चे अगर यहाँ पर देखें तो बच्चे बड़े खूबसूरत कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं, पाकिस्तानी फ्लैग के कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं। बच्चे, आपने स्पेशली 14 अगस्त के लिए ये कपड़े सिलवाए हैं, ये बनवाए हैं, ये कोई आज ख़ास आपके स्कूल में फंक्शन था? हमारे स्कूल में फंक्शन था। अच्छा, आप भी मुझे बताओ, आपने 14 अगस्त में क्या कोई तैयारी की हुई है, क्या प्रिपरेशन की हुई है, कहाँ कहाँ जाओगे आप? बहुत सारे कपड़े लिए हैं और हम मज़ार क़ायद जाएंगे और मैं आपको एक सॉन्ग सुनाऊंगी। सुनाई जरा सॉन्ग। मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं, मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं, मोहब्बतों के सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर। अली हसनैन, बहुत शुक्रिया। कराची में पूरा पाकिस्तान आपने दिखाया, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा क्या गुनगुना रहा है ये भी बताया। तो भाई, आज़ादी का समा है और ईद का मौका है, ये जश्न है, साथ साथ मनाना है। कपड़े भी तो कुछ ऐसे ही होने चाहिए हैं। शहरियों की कोशिश है एक टिकट में दोनों मज़े मिल जाए। शोएब गए थे कराची के तारिक रोड पर और अंदर अंदर की गलियों में जाके उन्होंने लोगों से बात भी की थी। कुछ जवाब हम आपके सामने रखते हैं। ईद भी है और आज़ादी का जश्न भी मनाना है। बाबा और बाबा के बाबा, बल्कि बाबा के बड़े भैया, सब ने कुछ मुनफरिद ड्रेस भी तो खरीदना है, इसलिए हम आ चुके हैं कुर्ता गली में और देखते हैं यहाँ पर ख़रीदारी हो रही है या कि परचेजिंग पावर कम है। क्या है माहौल ईद से पहले शॉपिंग का, ज़रा आपको दिखाते हैं। हम आ चुके हैं एक ज़बरदस्त सी आउटलेट में और यहाँ देखते हैं कि शॉपिंग जो हो रही है उसमें कितना रश है और अगर कोई शॉपिंग कर रहा है तो उसे कैसा कुर्ता चाहिए जो यहाँ से मिल नहीं रहा, और अगर मिल रहा है तो अभी तक फिर सिलेक्शन हो क्यों नहीं रही। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कुर्ता खरीदने के लिए आए हैं? जी बिल्कुल, चल रही है परचेजिंग। अभी तक नहीं मिला? नहीं बिल्कुल, अब इंशाल्लाह इस तरह थोड़ा सा हो जाए। ओके। नहीं बिल्कुल, अब इंशाल्लाह मिल जाएगा। अच्छा, वैसे क्या सोच रहे हैं, कौन सा कलर चाहिए? कोई फैब्रिक सोच कर आए हैं? नहीं, कलर तो थोड़ा सा कोई शार्प ही चाहिए और वो अवेलेबल है यहाँ। अच्छा, इस बार का ना सबसे मज़ेदार सवाल ये है कि ईद भी है और 14 अगस्त भी है, तो ऐसा कुर्ता मिल जाए जो दोनों पे चल जाएगी। सोच रहे हैं आप भी? नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच रहा, मैंने 2 लेना है। ओके, आपने लेना है 2, लेकिन आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है, मार्केट में रश है? मार्केट में सोचूं, उसका रीज़न है कि कस्टमर का माइंड मंडी की तरफ जाता है। और
जो यहाँ पर दिखा रहे थे, जो ऑप्शंस दे रहे थे और जो कहते हैं ये चीज़ बहुत अच्छी आप पर लगती है, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ईद और फिर 14 अगस्त, कोई ऐसा भी कस्टमर आपके पास आता है जो कहता हो कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो ईद पर भी चल जाए और 14 अगस्त पर भी काम हो जाए? इसमें तो फिर ऑफ वाइट ही ऑप्शन होती है, वाइट और ऑफ वाइट। अच्छा, और ग्रीन में क्या है? ग्रीन में कुछ नहीं? ग्रीन में बेस्ट चॉइस ये है, जुनून का स्पेशल डिज़ाइन बना हुआ है। नाइस। तो 14 अगस्त के हवाले से वेयर कर सकते हैं। एक और साहब हैं और वह कराची से नहीं है, लेकिन कराची में ईद मनाने के लिए आए हैं, बल्कि 14 अगस्त का जश्न भी यहीं पर मनाएंगे। क्यों आपने डिसाइड किया कि आपने 14 अगस्त भी यहाँ पर मनानी है और ईद भी यहाँ पर मनानी है? 14 अगस्त में पिछली दफ़ा आया था और इतना मज़ा था, और 14 अगस्त के हवाले से बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ ड्रेस पहनते हैं, बैज पहनते हैं, तो हमारे जो है इलाके में इतना नहीं है रुझान जिधर इधर था। और पूरी रात खुशी का देखने के लिए आप कराची आए हैं। कराची। दूसरा ये है कि ईद है, ईद की वजह से मैंने कहा चले दोनों काम इकट्ठे हो जाएंगे। आपकी कोई माइंड में है कलर कि यही कलर लेना है इस ईद पर? इसमें ईद पे ज़्यादातर ऑफ वाइट और वाइट ज़्यादा नमाज के लिए यूज़ करते हैं, वैसे कलर वाइज भी लेते हैं। ऐसा तो नहीं सोच रहे कि कोई ऐसा कुर्ता ले लें जो 14 अगस्त पे भी पहन लें तो ज़रा अच्छा लगे? 14 अगस्त के लिहाज से भी वाइट पहनेंगे ना। वाइट पहनेंगे। एक बच्चा है और अपने लिए कपड़े पसंद कर रहा है, मामा बहुत हेल्प आउट कर रही हैं, बट चलें बच्चे से पूछते हैं कि उसकी चॉइस क्या है, वो किस कलर का कुर्ता इस ईद पर पहनना चाहता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताओ कि कौन से कलर का कुर्ता लेने यहाँ पर आए हो? ब्राउन। ब्राउन क्यों? फेवरेट कलर है? जी। अच्छा ज़बरदस्त। तो 14 अगस्त पे क्या पहनोगे फिर? ग्रीन कपड़े। तो ग्रीन है आपके पास? जी। ग्रीन ऑलरेडी है इसलिए ब्राउन ले रहे हो? बड़े तेज हो यार तुम तो। एक कुर्ता लेने आए हो कि और भी लोगे? और भी लूँगा। चलो थैंक यू सो मच। और ये बच्चा जो है बड़ा अच्छा वाला बच्चा है, इज्जत नहीं करता। मामा जो कह रही हैं वो आराम से एक ड्रेस लेगा और चला जाएगा, बिकॉज ही इज ऑलरेडी हैविंग अ ग्रीन कलर, तो उसे दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है। एक और आउटलेट पे आ चुके हैं और यहाँ देखते हैं शॉपिंग कैसी हो रही है, क्योंकि ईद भी है और आज़ादी का जश्न भी मनाना। वी हैव अहमर एंड शरियाज, जरा उनसे जानते हैं कि उनकी शॉपिंग क्या कंप्लीट हो गई है या अभी उन्होंने किसी और आउटलेट में जाना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शॉपिंग कंप्लीट हो गई? यार अभी चल रही है बस शॉपिंग। अभी क्या कुछ ले लिया? तो कुर्ता ले लिया है, अभी एक चप्पल रह गई है और थोड़े झंडे वंडे भी एक दो लेने और बैचेस। एक तो लगाया हुआ और क्यों लेना है? लेने उसके लिए अलग लेंगे ना, नया होगा एक इसलिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये पहली बार ऐसे हो रहा है ज़रा ईद भी और साथ ही 14 अगस्त भी, तो आप भी ऐसा तो नहीं सोच रहे एक ही ड्रेस ऐसा हो जाए दोनों पे चल जाए? ईद के लिए अलग होगा और जो है 14 अगस्त के लिए वो। आर यू वेयरिंग ऑन 14 अगस्त? इंशाल्लाह। क्या पहन रहे हैं? ग्रीन, वाइट, व्हाट? 14 अगस्त पे मैंने ग्रीन लिया और भी ईद का जो सूट रहता है वो। और आप बताएं आपकी ईद की तैयारी? मेरी ईद की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है ऑलमोस्ट। मैं स्पेशली कराची आया हूँ यूएस से ईद मनाने आए हैं। यूएस से कराची? वाह। कराची आया हूँ मैं, ईद मनाने आया हूँ और 14 अगस्त मनाने आया हूँ। तो भाई हमने आपको बताया कि ईद की गहमा गहमी कैसे कैसे और ईद पर गहमा गहमी होगी क्या, हम करेंगे क्या। एग्जैक्टली ईद के 4 दिन आप नया दिन के सेट पर किन से मुलाकात करेंगे? कहीं नहीं जाएंगे आप। ईद के 4 दिन नया दिन के साथ होंगे आप। पहले दिन लाइव होंगे, आपको हम बताएंगे कि ईद हम कैसे मना रहे हैं, लेकिन ईद के 4 दिन क्या कुछ आप देख सकेंगे, जरा एक झलक आपको दिखाते हैं और ब्रेक पर जाते हैं। वेलकम बैक। कराची की मवेशी मंडी में खरीदारी के आखिरी 3 दिन हैं और ये आखिरी वीकेंड है। सवाल उठाते हैं जरा कितने जानवर लाए गए थे और कितने बिक गए, कितने बच गए। सलमान अहमद है मंडी में, तो उनकी तरफ ही चलते हैं। सलमान बताइए। जी बिल्कुल, किरण और शुएब, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची सुपर हाईवे की मवेशी मंडी में, जहाँ पर मजमूई तौर पर 4.5 लाख जानवर लाए गए और आधे से ज़्यादा कुर्बानी के जानवर फ़रोख्त हो चुके हैं। और क्योंकि वक्त कम है और मुकाबला सख्त,
सिर्फ 2 रोज़ ही बाकी हैं और ख़रीदारों का भी रश जो है वो बढ़ता जा रहा है, ख़रीदारी में भी तेज़ी आती जा रही है और बरसात की भी सूरत हाल है जिसकी वजह से शहरी जो ख़रीदार हैं वो भी परेशान हैं, व्यापारी हैं वो भी परेशान हैं। कुछ व्यापारी हमने देखे हैं कि जो बरसात की वजह से परेशानी में और तशवीश का शिकार होने की वजह से अपने जानवर सस्ते दामों ज़रूर फ़रोख्त कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो अब भी मनमानी कीमतों पर फ़रोख्त कर रहे हैं और जो बिल्कुल कीमतें कम करने को तैयार नहीं। और शहरियों का यही कहना है कि जो जानवर जो है वो हम जो कशमकश का शिकार हैं कि अगर ऐसा ना हो कि जानवर अभी ख़रीद के ले जाएं और फिर बाद में जो है वो ऐसा ना हो कि जब आखिरी दिन हो तो जानवर सस्ता ना हो जाए। क्योंकि गुज़िश्ता साल की अगर मैं बात करूं तो यही हुआ था कि शहरियों ने जो है वो इंतज़ार किया कि शायद जानवर जो है वो सस्ते हो जाएंगे, लेकिन आखिरी दिन जब जानवर की ख़रीदारी के लिए लोग मवेशी मंडी पहुंचे थे तो इक्का दुक्का जानवर ही जो है वो मंडी में मौजूद थे जो कि अपनी ख़रीदारों का इंतज़ार थे। लेकिन वो जानवर किस सूरत हाल के थे, कुर्बानी तो उनकी ज़रूर हो जाती है लेकिन जो एक शौक़ होता है सेहतमंद और तंदुरुस्त जानवर ख़रीदने का वो उनमें मौजूद नहीं था। तो यही सूरत हाल है। तो अभी अगर बात की जाए करंट सिचुएशन की तो यही है कि जो आधे से ज़्यादा जानवर जो है वो मौजूद बिक चुके हैं और आधे के करीब जो है वो तकरीबन अगर कहा जाए कि 1.25 लाख या 1.5 लाख जानवर इस वक्त मंडी में मौजूद हैं जो अपने ख़रीदारों के इंतज़ार में हैं। अब देखना यह है कि क्या जो व्यापारी हैं वो इंतज़ार करते करते अपने जानवरों की सेहत का ख्याल करते हैं या नहीं, या कुछ व्यापारियों से हमारी बात हुई तो उनका ये भी कहना था कि वो कहते हैं कि हमारी सेहत पर इसका कोई असर नहीं पड़ता, वक्त से पहले ही चाहते हैं कि जानवरों को फ़रोख्त करें और फिर अपने जानवरों को फ़रोख्त करके जो है वो अपने आबाई गाँव, कोई अंदरूनी सिंध से आया है, कोई पंजाब से आया है, वो जाए और अपने घर वालों के साथ ईद मनाए। जी बहुत शुक्रिया सलमान, आप अपडेट कर रहे थे। और सलमान अपडेट कर रहे थे। अपडेट क्या होती है जी? वक्त से पहले वक्त के बारे में थोड़ा सा बता देना। तो वक्त से पहले क्या हो सकता है? कुर्बानी से पहले हम आपको बताते हैं कि कुर्बानी के बाद ये जो आप चटपटे खानों पर हाथ साफ करते हैं ना, उसके बाद में आपका पेट साफ हो जाता है। तो इस कंडीशन से कैसे बचा जा सकता है? डॉक्टर बिल्किस, वेलकम टू न्यू दिन। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप लोग कैसे हैं? ये जो कहने को, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो हम लोग कहते हैं ना कि बस वो थोड़ा सा स्टमक अपसेट हो गया, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई क्योंकि मैंने बहुत सा खा लिया था, ये इतना सिंपल नहीं होता जी। क्योंकि बकरा ईद के बाद फिर हॉस्पिटल्स जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, यूरिक एसिड हाई हो जाता है और पेट डिस्टर्ब हो जाता है और लूज़ मोशन हो जाते हैं। तो इन सबसे बचना है तो सबसे पहले एक काम करना होगा प्रिवेंशन के तौर पर कि एतदाल पसंदी। सही है ना, एतदाल पसंदी। और आपको पता है कि गोश्त का कंजम्पशन एक दिन में सिर्फ 100 ग्राम्स है। प्रोटीन है, प्रोटीन रिकमेंडेशन तो यही है, लेकिन 2 किलो कढ़ाई, 3 किलो कढ़ाई ये जो है प्रॉब्लम कर देता है। लेकिन कोई मसला नहीं, इसकी वजह से आपकी मसूड़ों में भी बहुत दर्द होता है। हम जितनी भी नसीहतें कर लें, लोगों ने अपना ही करना है। तो हम वही चीज़ें बताना शुरू कर देते हैं जो उनके फ़ायदे के लिए। कि उन्होंने ज़्यादा खाना तो है ही, पहले हमने इसलिए बता दें कम खाएं, लेकिन अगर ज़्यादा खाना है तो फिर कैसे क्या करना अपने आप को बचाना है? तो आपने क्या करना है, वैसे गम्स में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और दांतों में भी दर्द होता है, गम्स में भी दर्द होता है। तो आपके घर में एक चीज़ मौजूद है, सौंठ यानी सूखी हुई अदरक। सूखी हुई अदरक आप ले लें, ठीक है। और अगर चाहें तो हल्दी, पिंच हल्दी इसमें मिला लें, सही। इन दोनों को मिक्स कर लें, ठीक है। और इसको ऐसे ही, क्योंकि आपका जो सलाइवा है वो इसके अभी मैं लगा के नहीं बताऊंगी, इसको आपने गम्स पे पूरी अच्छी तरह लगाना है और 2 से 5 मिनट के लिए हो सकता है कि आपको थोड़ी सी 30 सेकंड के लिए आपको थोड़ी सी जलन हो, लेकिन ये आपके जितनी भी इन्फ्लेम्ड हो मसूड़े हुए हैं उनको आराम पहुंचाने में आपकी बहुत मदद करेगी। ये अदरवाइज भी अगर गम्स का इशू तो ये बिल्कुल कर सकते हैं। और बिल्कुल ये जो टिप है, ये जो रेमेडी है, इसको ऐसे ही करना है, इसमें कुछ मिलाना नहीं है। क्योंकि आपके जो अल्लाह ताला ने जो आपके मुंह में एंजाइम्स दिए हैं वही इसके साथ रिएक्ट करे तो इसका असर बहुत देर पा होता है। और जिनके मसूड़ों में बहुत दर्द होता है वो आजमा लीजिएगा, इससे बहुत फर्क पड़ता है। और एक और टिप ये है कि आपकी जो दाढ़ है उसमें बड़ा दर्द हो रहा है तो हल्दी लेकर कोई भी मेडिकेटेड टूथपेस्ट ले लें
उन दोनों को मिक्स करके वहाँ लगा। वाओ, हाँ, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। हाँ जी, उससे भी बहुत। इससे पहले कहा था यूरिक एसिड से मुताल्लिक, तो यूरिक एसिड अगर बढ़ जाए तो उसके लिए टोटका क्या है? यूरिक एसिड अगर बढ़ जाए तो उसके लिए टोटका ये है कि आपने खूब सारा पानी पीना है, क्योंकि क्रिस्टल पार्टिकल्स निकल जाएं। दूसरा, आपने नींबू पानी का इस्तेमाल करना है, अदरक वाले पानी का इस्तेमाल करना है, और अदरक और पुदीना का कहवा बनाकर आप इन दोनों चीज़ों का, आप पुदीना का बना लें, नहीं तो बेसल का बना लें। 8 से 10 पत्तियां ले लें, अदरक ले लें, सूखी सौंठ ले लें, आप इसका कहवा बना के पिए। मगर इस मौसम में जो तीसरी टिप है जो बहुत अहम है वो ये है कि इस मौसम में आपको ना सिर्फ यूरिक एसिड तंग करता है, बल्कि आपको जो पुरानी चोट मोच इनका दर्द भी बहुत ज़्यादा वापस आ जाता है, बहुत तंग करता है। उसके लिए आपने गर्म दूध लेना है, उसमें आपने आप ये देखना है कि आपका वेट कितना है, वेट के हिसाब से आप सौंठ डाल सकते हैं। जैसे मेरा अभी तो सिर्फ 50 है, तो मैं मैंने मान लिया। आप ऐसा करें, अपना छोड़े, जनरली कोई एग्जांपल दे दें। जनरली एग्जांपल दे, अगर 50 किलो वजन है तो क्या डालना चाहिए? मैंने कही हमने क्या करना है, आधा हाफ टी स्पून अदरक, और आपने जो 40 से क्यों नहीं बढ़ रहा आगे? मैं 2 kg बढ़ाया आपने, कितनी बुरी बात है शोएब। सॉरी 48 है ये। खबरदार कुछ बोला, और खबरदार मेरे पे भी कोई कमेंट किया नहीं। हम दोनों बिल्कुल सच कह रही हैं। मैंने देखा खुद 80-85 kg के इंसान नहीं तो मोटे क्या। अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे, आमीन। स्क्रीन पे उल्टा आता है। अच्छा, आपने सूखा हुआ पुदीना अगर घर में अवेलेबल है वो भी आप डाल सकते हैं दूध में, और थोड़ी सी काली मिर्च डाल दें, ठीक है? ये तो मिर्चों वाला दूध बन जाएगा। लेकिन ये मिर्चों वाला दूध आपके लिए बहुत अच्छा है। एक और चीज़ इसमें डाल सकते हैं, वो है जैतून का तेल। जैतून का तेल 1 टेबल स्पून के करीब आप इसमें डालें। पुदीना ऑप्शनल है, ठीक है? ये दूध आपके जो निज़ाम हज़म के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके जो पुराने दर्द चोट मोच के दर्द है उसके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर दूध की मिकदार आप कम करना चाहें, ये बहुत बड़ा कप है, आप छोटा कप भी ले सकते हैं। यही पूछना था। और हाँ बिल्कुल, छोटा कप ले सकते हैं, और बुज़ुर्गों को और बच्चों को लाजमी पिलाएं। ये एक काम नहीं करेगा, ये एक मानसून सीज़न के होने वाले अमराज जिसमें नज़ला ज़ुकाम खांसी चोट मोच और जो पुराने दर्दें हैं, हड्डियों का दर्द, उसको कम करने में आपकी मदद करेगा, आपकी मेडिसिन को कम करने में आपकी मदद करेगा। डॉक्टर बिल्किस दोबारा ना वज़न से मुतालिक बता दें, वज़न बढ़ता जाए, इसकी मिकदार बढ़ानी है या कि घटानी है? सवाल नहीं बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 50 to 60 kg के लोग जो हैं वो सौंठ हाफ टी स्पून तक ले सकते हैं, और सौंठ पाउडर 1 टेबल स्पून तक भी ले जा सकते हैं। और जो अपना दूध है वो 1 कप हो, और आपका जैतून का तेल जो है वो 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं लेना। पुदीना मैंने ऑप्शनल डाला है, पुदीना जायके के लिए डाला है। कुछ लोगों को जैसे अगर सौंठ वैसे दूध में जाकर बहुत अच्छा हो जाता है लेकिन नहीं पसंद है, तो पिंच काली मिर्च। काली मिर्च का काम क्या है, काली मिर्च जब किसी चीज़ में मिल जाता है तो उसको मेडिसिन बन जाता है, वो आपके जो है बॉडी का हिस्सा बनाने में आपकी मदद करता है। ओके, ठीक है। अब मुझे ये भी बता दें, गोश्त अगर फ्रीज़र में नहीं रखना, आपने कुछ घंटों के लिए नहीं रखना, तो उसको किस तरह से रखना है? उसका भी कोई टोटका है या बस पेट में ही रखना है? वही बेस्ट है। नहीं, जो फ्रिज में रखना चाहते हैं, याद रखें कच्चा फ्रिज में रखते हैं और प्लास्टिक की थैलियों में रखते हैं, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि उसमें फंगस लग जाता है, वो ग्रीन हो जाता है कुछ अरसे के बाद। क्योंकि हमारा जो निज़ाम है उसमें उसकी बिजली का भी फ्लक्चुएशन बहुत होता है। तो आप एक उबाला दे दें, या मैरिनेट कर लें, या उसमें नमक लगा के रख लें, या आप उसमें सिरका लगा के रखें। फ्रीज करने के लिए भी आप ये बता रही हैं? फ्रीज करने के लिए, या आप जो बनाना चाहते हैं इसी तरह मैरिनेट करके रखें, तो उससे बहुत बचत हो जाती है, बजाय कि कच्चा गोश्त रखें। क्योंकि फिर इसमें भी एक वो चीज़ आ जाती है कि गोश्त को कच्चा रखना है, धोना है, नहीं धोना है, नहीं दो तो मुसीबत, दो तो मुसीबत। तो और दूसरी बात है कि गोश्त रखने से पहले एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि वो बिल्कुल ठंडा हो चुका हो।
फिर ऐसे नहीं यहाँ कसाई ने काटा वहाँ आपने फ्रिज का खोला और सारा शाम को बाहर जाना पहले समेट के जाएंगे ना। नहीं लेकिन पहले खुले में रखें, थोड़ा सा खुला रखें उसको। सही है। उसको उसका टेम्परेचर और आपका रूम टेम्परेचर एक हो जाए उसके बाद आप फ्रीज करें। और ये पत्ती का आपने कुछ नहीं बताया हमें? जी, चाय की पत्ती और चीनी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि दावतें भी सारा गोश्त वगैरह का चल रहा होता है तो अक्सर हाथ भी काट लेते हैं। तो ये एक ऐसी इमरजेंसी है कि पहले तो आप हाथ धो लें, सही है। उसके बाद चीनी और चाय की पत्ती जो आपके छोटे छोटे कट्स लग जाते हैं आप उस पर डालें। अब बड़ा कट लगे तो डॉक्टर के पास ही जाएं। एक छोटे कट के लिए। एक और चीज है अनार का छिलका। अनार का छिलका पीस के पाउडर बना के घर में रखें। लूज मोशन अगर हो रहे हो तो बेस्ट है, और लूज मोशन के साथ साथ कट पे भी आप थोड़ा सा अनार का छिलके का पाउडर डालेंगे तो जो है उससे जो है ना हीलिंग हो जाए। जाहिर है जिसने पूरा साल काम नहीं किया वो किसी में एक दिन जाएगा कट तो लगेंगे। अपनी बात कर रहे हैं। जी अपनी ही बात कर रहे हैं। मैं पूरा साल जाता हूँ, ठीक है, खाना खाने के लिए। थैंक यू डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ। और जरा कराची कहते हैं बारिश शुरू हो चुकी है। कराची के कई इलाकों से होने वाली नहीं है, हो चुकी है बूंदाबांदी, हल्की हल्की सी फुहार। तो चलते हैं शाहनवाज अली कादरी की तरफ कि जो भीग चुके हैं या अब बैठ जाएं, जो भीग चुके हैं या नहीं। आप करें ना, बात तो करें। शाहनवाज कैसा है मौसम, कहीं आप धुला तो नहीं गए? नहीं बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। मैं आपको ये बताऊं कि आप इतना कह रहे हैं कि भीग तो नहीं गए, ऐसा नहीं है कि हल्की हल्की मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। जैसे गुलशन हदीद हो गए, मलिर कैंट हो गया, जरा गुलशन इकबाल के कुछ इलाके हैं, इसके अलावा डिफेंस के कुछ इलाके हैं जहाँ पर हल्की और तेज जो है बूंदाबांदी देखने में आई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि ये सिलसिला जो है आज पूरा दिन चलता रहेगा। इस वक्त जो है बादल आसमान पर मौजूद है, मतलब आलूद है। दर्जा हरारत की बात करें तो इस वक्त 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि हवा में नमी का तनाज़ुर जो है 76% है। इसके बाद जो है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से भी जो है कॉशंस दी गई हैं कि आप खंभों से दूर रहें और अपने जानवरों को खास तौर पर जो उनसे दूर रखें और अपने जानवरों का भी हिफाजत का इंतजाम करें। बहुत शुक्रिया शाहनवाज, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। और शाहनवाज ने बता दिया है भाई बूंदे तो बरस रही है, ऐसी नहीं है कि वो धुले धुलाएं, आई मीन वो गीले हो जाए, इस तरह का अभी भी नहीं है सिचुएशन। आ जाए मैं ना पता है मैं किसको बुला रही हूँ, हम लोग आपको विजुअल्स तो दिखा रहे हैं लेकिन साथ में ना हम अपने मेहमानों को भी बुला रहे हैं, है ना? और हम आपको मिलवाएंगे अपने मेहमानों से, लेकिन आपको बताएं कि मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, इनका हम तस्करा करते हैं। कई साल बैरून मुल्क थे लेकिन इन्होंने प्लान किया, सोचा कि चलिए ज़रा पाकिस्तान चलते हैं और कुछ ऐसा मुनफरिद करते हैं। पाकिस्तान का प्यार था जो इन्हें यहाँ खींच लाया, और मुनफरिद करने की बात है तो भाई मुनफरिद है, बेहतरीन है, लोगों की तफरीह का सामान है, लोगों के मिल बैठने का मौका है। अब ये तस्वीर है खूबसूरत, आइडिया है जानदार शानदार, तो क्या है ये सब? मेहमानों से मिलवाते हैं। यस, बाजिंग भी है ये, तो मेहमानों से मिलवाते हैं आपको। हमें ज्वाइन किया है जुनेद ने, नादिर ने और आयशा ने। थैंक यू सो वेरी मच। कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है? सब बड़े, आप तो यकजुमा हैं सारे। वेरी सिंक, सोच भी ऐसे ही है, सिंक, एब्सोल्युटली सिंक स्विमिंग काइंड ऑफ थिंग। आप जरा बताएं कि कई साल बैरून मुल्क रहना और अचानक से प्लान था या पहले से प्लान था, एग्जीक्यूट किया, वतन वापस आए और ये बिल्कुल। तो मैं तकरीबन 17 साल से लंदन में था। नादिर स्पेंट अबाउट कपल ऑफ इयर्स इन ऑस्ट्रेलिया, नादिर एंड आयशा, और तकरीबन पिछले 6 से 7 महीने में जो है जिससे ही नया पाकिस्तान बना। क्या बात है, क्या बात है, ये पार्ट ऑफ नया पाकिस्तान है। बिल्कुल, जो खान साहब ने कहा था कि ओवरसीज पाकिस्तानी वापस आ जाएंगे। बिल्कुल, वन ऑफ देम। जी तो इस तरह ये है ओवरसीज पाकिस्तानी जो नया पाकिस्तान बना रहे हैं और नौकरियां ढूंढने आ रहे हैं, वापस आ गए, क्रिएट कर रहे हैं, नौकरियां क्रिएट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स ग्रेट। अच्छा, जब आपने कहा 17 साल आप रहे, कोई ऐसे वाक़यात भी तो होते हैं जो आपको कहते हैं, जो आपको पुश करते हैं कि नहीं लेट्स गो बैक? एब्सोल्युटली, आई थिंक वैसे अल्हम्दुलिल्लाह लंदन हैज़ बीन अ ग्रेट सिटी टू लिव इन, और माशाल्लाह वहाँ पे काफ़ी डाइवर्सिटी है एज़ यू नो, लेकिन एक ये होने लगा था एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट होम, घर नहीं है। तो अभी भी वहाँ भी मैं 17 साल रह के, लेकिन हमेशा मुझे ये होता था कि जब मैं घर की बात करता था, घर आई ऑलवेज कंसिडर्ड
कराची, अपना तारिक रोड का घर है ना, वो मुझे पसंद, अपना वो पसंद था। तो एक ये था, और अल्लाह का शुक्र कोई ऐसे इंसिडेंट, कैसे कोई जो रेसिस इंसिडेंट्स होते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कभी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुए। लेकिन आई वाज लाइक आई हैव 2 daughters, तो वो छोटी हैं, तो मैंने कहा कि जिस तरह हम पले बड़े हैं अपने दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ, सब लोग, आई वांट टू गिव देम दैट एक्सपीरियंस एज वेल। ग्रेट, कि वो लर्निंग एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा होता है। एब्सोल्युटली, तो दैट वाज द मेन फैक्टर फॉर मी। और ये जो इतनी सारी हैपनिंग आप लोगों ने यहाँ पर क्रिएट की है, कुछ पिक्चर्स भी हम दिखा रहे हैं, आप ज़रा नाज़रीन के नाज़रीन को एक्सप्लेन कीजिए ना कि ये सारा का सारा कुछ क्या है। जी, Buzzing Bees is basically a play cafe. Play cafe is a very established concept in the Western world. हम थोड़े से टाइम के लिए सिडनी में रहे थे, तो हमने we also have 2 boys, me and Aisha, we are like married, we are like husband and wife. तो हमारे 2 छोटे से प्यारे से boys हैं, तो हम उनको सिडनी में बाहर लेके जाते थे, तो we used to frequent play cafes a lot. तो इंस्पिरेशन वहीं से आई, और जब पाकिस्तान वापस आए in 2017, then we decided कि जी मैंने I've been a banker here and then management consulting का भी एक्सपीरियंस है हमें, तो आई वांटेड टू डू समथिंग इनोवेटिव, समथिंग ओरिजिनल, नेवर सीन बिफोर इन द सिटी। तो हमारे यंग भी बच्चे हैं, और हमारी जितनी गैदरिंग है, फ्रेंड्स एंड फैमिली है, यंग पेरेंट्स इज आवर टारगेट मार्केट। सही। सो यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम 2 years old ऑल द वे टिल 7-8 years old। तो हमने पूरी एक एक्टिविटीज़ छोटे बच्चों के लिए रखी है बिलखुसूस। ओके आयशा, आप बताइएगा, अब इतनी सारी मेहनत आप लोगों ने की है ना, इतने सारे कलर्स हैं, बच्चों की बात है, बड़ों के साथ है, रिस्पांस क्या मिल रहा है? बहुत अच्छा, क्योंकि देखिए तो यहाँ कराची में आप देखा जाए तो बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं। जैसे मैं हर दिन शाम, मेरा ये होता है कि हर वीक में मुझे लेके जाना होता है अपने बच्चों को शाम में, अब चॉइसेस ही नहीं है हमारे पास जाने की। एग्जैक्टली कि 2-3 जगहें। अब होता ये है कि फिर हम लोगों ने ये जब प्ले कैफ़े का सोचा, तो हमने कहा कि अब बस अब ये कुछ ऐसी चीज़ करनी है जहाँ पेरेंट्स आराम से अपना एंजॉय करें और बच्चे अपनी सॉफ्ट एरिया में खेलें। तो रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। हम वी ट्राइंग आवर बेस्ट कि अपने कस्टमर्स को पूरी तरीके से हम सेटिस्फाई कर सकें, ताकि हमने क्लीनलीनेस पे, और हमारी जो असिस्टेंट्स हैं, जो अटेंडेंट्स हैं, दे वेरी वेल ट्रेंड। वो बच्चों को इंगेज, देखिए छोड़ तो आप बच्चों को हर जगह सकते हैं, मतलब आपने छोड़ दिया, आप भूल गए, मेट्स के साथ छोड़ दिया, पर इंगेज करना, बच्चों को इंगेज करना चीज़ों में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चे ना बोर हो। ये बताएं, अब बात मुकम्मल करने रही, बताएं अब आगे जाके करना क्या है? जी, बात ये रुकनी तो नहीं चाहिए। नहीं रुकनी नहीं चाहिए। देखिए हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एजुकेशन और एंटरटेनमेंट का एक कॉम्बिनेशन है, एड्यूटेनमेंट। एंटरटेनमेंट का तो पार्ट हमने अपने प्ले एरिया के थ्रू कर दिया है। गोइंग फॉरवर्ड हमारी विजन है कि जी इसके अंदर हम एजुकेशन बेस्ड भी ये लर्निंग कोर्सेज इंट्रोड्यूस करेंगे। आपने हमारे इन पाकिस्तान स्टेम लर्निंग और स्टीम लर्निंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड बढ़ चुका है। स्टीम में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स। तो हमने इसको अपनी थीम बनाते हुए इसके लर्निंग कोर्सेज इंट्रोड्यूस करने हैं, लाइक रोबोटिक्स। फिर बच्चों में आर्ट्स एंड क्राफ्ट बहुत फेमस है, म्यूज़िक है, सिंगिंग है, योगा है किड्स का। तो सारा किड्स रिलेटेड लर्निंग पार्ट को इंट्रोड्यूस करना है गोइंग फॉरवर्ड। एंटरटेनमेंट इज कवर्ड नाउ, बट नाउ एजुकेशन को साथ इंट्रोड्यूस करना है, सो दैट बिजनेस कंटिन्यूटी इसी चीज़ में ही है। एंड वी ऑल्सो इन्विजन फ्रेंचाइज मॉडल फॉर आवर बिजनेस इंशाल्लाह। ग्रेट, इंशाल्लाह। लास्टली आयशा, आपकी तरफ आऊँगा, क्यों आए पेरेंट्स यहाँ पर, क्यों आए, बच्चों को लेकर क्यों आए? क्योंकि देखिए जैसे आपने कलर्स की बात की, तो ब्राइट बच्चे बहुत अट्रैक्ट होते हैं, येलो, ब्लू, रेड। हाँ, बड़े भी होते हैं, बड़े बच्चे। हाँ। और बच्चे क्यों आए? क्योंकि हमारी देखिए कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे हमारी क्रिएटिव वॉल है, साइंटिफिक वॉल है, वो यहाँ किसी भी कैफे में नहीं है। तो दिस इज समथिंग यूनिक, तो वो बच्चों को बहुत अट्रैक्ट किया। प्लस लेगो, वी हैव अ लेगो एरिया। अब लेगोज जो होते हैं, हाँ, तो वो लेगो तो बड़े भी कितना एंजॉय करते हैं, आप घंटों आप उसमें बैठ जाओ। मैं तो ये भी बोलूँगा कि एमफिल लेवल के स्टूडेंट्स को भी थ्रू लेगो एजुकेशन ट्रेन किया जाता है। तो आई मीन इट इज सच अ इम्पोर्टेंट पार्ट के, मतलब यहाँ बच्चे आए और बैठे रह जाते हैं। हमने तो इंशाल्लाह गोइंग फॉरवर्ड लेगो कॉम्पिटिशन भी खेलने नहीं, सीखने भी आ रही हूं। आप नहीं जाएंगे मेरे साथ? मोस्ट वेलकम के साथ लेकर जाऊंगा। बेसिकली हमारा द विजन फॉर मी एंड फॉर अस इज बेसिकली कि हम लोग ऐसा जगह करें कि जहाँ पे बच्चों को तरबियत भी जबरदस्त है, जबरदस्त आपका आइडिया। हम आएंगे वहाँ पर। थैंक यू सो वेरी मच। आपसे तो वक्त खत्म हो गया जनाब, आपसे मुलाकात हमारी होनी है कब? जब ईद का पहला, तो हम सुबह 10 बजे से आपके साथ होंगे। क्या करेंगे, क्या क्या कुछ होगा, एक झलक देखिए, और फिर ईद पे मिलना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।
बता देंगे, लेकिन आपको याद हमने दिखाया था, बड़े चैनल्स में बड़ी बातें हो जाती है। Exactly. चलिए जी, अल्लाह हाफिज कहते हैं, आपको मुलाकात होगी मंडे को 10 बजे ईद के स्पेशल शो के साथ। देखना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।